हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और आज कुछ लगभग 3 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई वॉज अवे फॉर द वर्ल्ड कप और आज फ्राइडे 21 जून है। तो होपफुली आई हैव रिक्वेस्टेड द एडिटर कि ये फ़ौरन अपलोड होगी, तो कल शायद 22 जून को आपको ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे होंगे। आई हैड अ लॉन्ग ट्रिप, जैसा कि आप सबको मालूम है। वर्ल्ड कप के लिए आई वॉज इन द स्टेट्स। और जिस तरह का ट्रिप रहा, वी ऑल नो इट वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और बहुत लॉस हुआ, बहुत नुकसान, बट खैर इट्स पार्ट ऑफ द वर्क। सो but all in all, it was a great trip nonetheless. um, I stopped over in Dubai. I broke my trip क्योंकि लॉन्ग हॉल बहुत लंबा हो जाता है, डोर टू डोर 26-28 घंटे, एंड देन यू स्पेंड द नेक्स्ट वीक और समथिंग इन जेट लैग। तो मैं वो नहीं चाह रहा था, सो आई ब्रोक इट इन 2 pieces. So I stopped over in Dubai, met some friends, and I love going to Dubai because not only it's a great place, बहुत से लोग कहते हैं, और it lacks culture. I mean, whatever. Makes no sense. But I go there and I feel like I'm a different person. और जो मैं वहाँ पहले जिस तरह रहता था, it was a completely different life. So it's very nice going back to the same old streets and same old places, but as a new person. So बड़ा अच्छा फील होता है. So I went there, और फिर उसके बाद went all the way to Dallas. पहला मैच यूएस के साथ था. एक्सट्रीमली हॉट वेदर, बहुत ही गर्म. टेक्सास में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है. लगता है सूरज से 2 किलोमीटर दूर थे. सो द फर्स्ट इनिंग वी वॉच, और वो पूरा स्टेडियम जो है अनकवर्ड था. तो नो मैटर आप कहीं भी बैठें, धूप लगनी ही थी, अनलेस आप ग्रैंड स्टैंड में थे, जो कि बिल्कुल वो बोरिंग एरिया होता है, वहाँ मज़ा ही नहीं आता मैच का. मैच का मज़ा क्राउड में आता है. सो आई कुड बेयरली वॉच द फर्स्ट एंटायर इनिंग्स. इवेंचुअली मैं पीछे चला गया, शेड ढूंढने लगा, और दूसरी इनिंग पूरी शेड में ही देखने की कोशिश की, बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल. लोग पहचान भी रहे थे, बात भी कर रहे थे. फिर कोई अपने बच्चे से वीडियो कॉल पे, मैच चल रहा है, वीडियो कॉल पे कोई बात करा रहा है, कोई क्या कोई क्या. आई अंडरस्टैंड, लोग प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, बट वो मेरा पूरा एक्सपीरियंस ही ज़ाया हुआ. तो खैर मैं देख नहीं पाया, और देखने में कुछ काबिल था भी नहीं यूएस वाला मैच. एंड देन हेडेड ओवर टू न्यूयॉर्क. और न्यूयॉर्क में जो हमारे साथ हुआ हम सबको पता है. बना बनाया मैच. द वेदर वॉज ग्रेट इन न्यूयॉर्क. बहुत अच्छा वेदर था, वेरी वेरी प्लेजेंट. सर्दी बिल्कुल नहीं थी, बट इट वॉज विंडी एंड नाइस. और बारिश हो रही थी मैच में, आपको याद होगा. और अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है कि वो बारिश के बादल गए, वरना वो पैसे पूरे ज़ाया हो जाने थे. ज़ाया तो फिर भी हुए, बट एटलीस्ट वी वॉच द गेम. और बना बनाया मैच पाकिस्तान ने हाथ में पकड़ा थी इंडिया के. लिटरली वी वर सराउंडेड बाय इंडियन फैंस थ्रू आउट द स्टेडियम. और ये हमेशा यही होता है कि एक तो पाकिस्तानी अपने एक्सपीरियंस पे ख़र्चा नहीं करते. एक वजह ये भी है कि इनकम डिस्पैरिटी भी बहुत है दोनों मुल्कों में. चाहे वो कहीं पे भी रह रहे हो, क्योंकि चैलेंजेस तो फिर बैक होम के ही होते हैं ना. यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको बिल भरना होता है बिजली का, दिल्ली में 200 रुपये भरना होता है. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. खर्चे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं. तो चाहे वो बाहर भी रह रहे हो, उनको पीछे का ही सोचना होता है. सो एक तो एक्सपीरियंसेस पे खर्च भी नहीं करते, ले होते भी हैं टिकट तो ब्लैक में बेचने को ज़्यादा वो देते हैं कि चलो यार, हमने सारी ज़िंदगी टीवी पे देखा है, इस बार भी टीवी पे देख लेंगे. सो इट्स ऑलवेज 90:10. 90% इंडियन क्राउड होता है, 10% पाकिस्तानी क्राउड होता है. मेलबर्न में भी यही था, जो T20 का था मैच. अब याद भी नहीं रहता वो वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप ही था वो भी वर्ल्ड कप था. और इधर भी लिटरली 90:10 का रेशो था. एंड इंडियन फैंस वर टोटली क्वाइट. दे हैड लॉस्ट होप, बिकॉज बनता भी था जिस तरह का मैच चल रहा था. इनफैक्ट पहली इनिंग के बाद व्हेन आई वेंट आउटसाइड, दे वर ड्रिंकिंग, दे वर लाइक वी नॉट इंटरेस्टेड, इट्स अ वन साइडेड मैच. बट फिर जो हुआ हम सब ने देखा. हॉरेबल एक्सपीरियंस. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई विश आई कुड शेयर दैट ऑन स्क्रीन, बट मैं नहीं कर सकता. कंट्रोवर्सीज बनती हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, सो नहीं कहनी चाहिए. हाउएवर, लाइक एक साहब जिन्होंने खुद निहारी पैक करके दी, वो खुद गालियां दे रहे थे कि ये कल निहारी खाए, और फिर ये पार्सल भी लेके गए. अब प्रोफेशनलिज्म की बात है यार. अगर फॉर एग्जांपल मेरी सुबह कहीं पे अपेयरेंस है, या कोई मेरा शो है, या किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई शूट पे जाना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना है, तो मेरी कोशिश होगी मैं रात 10:30-11 बजे सो जाऊँ, ताकि पूरी 8 घंटे की नींद मिले और मैं फ्रेश जाऊँ. राइट. बट यहाँ पे आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच. एक वर्ल्ड कप, पूरा वर्ल्ड कप होता है, और एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है. राइट. उसमें आप एक रात पहले निहारी ना सिर्फ खा रहे हो, आप पार्सल कर रहे हो. सो ऑब्वियसली जब आप डिनर पे, आई एम सॉरी इंट्रो बड़ा लंबा हो रहा है. जब आप डिनर पे निहारी खा के फिर पार्सल कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपने सुबह नाश्ते में खानी है. आप निहारी खा के विराट कोहली का मुकाबला नहीं कर सकते.
कभी भी नहीं कर सकते, और मगर प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं. आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स बट आई वोंट शेयर दैट ऑन स्क्रीन. तो फिर इट्स वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड, बट देन इट स्टेम्स फ्रॉम द टॉप. आप टॉप पे देख लेना. आप देखें कल सवात में एक बंदे को जिंदा जला दिया गया ऑन alleged blasphemy allegations, और जिस तरह की होता हम सब ने देखे हैं. किसी की कोई भी झगड़ा होता है उसको ब्लास्फेमी के उसमें ले आते हैं. अपेरेंटली दैट गाय वाज विद हिज फैमिली स्टेइंग इन सवात 18 जून से, राइट, छुट्टियां मनाने ईद की गया था. तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई झगड़ा हुआ होगा बिल विल पे या कुछ पे भी, और उस पर चार्ज लगा दिए. एंड इट्स वेरी इजी इन पाकिस्तान एज वी ऑल सीन. बट इस वाक़े के बाद मोहसिन नकवी साहब, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी और इंटीरियर मिनिस्टर भी, मतलब सब कुछ है, तो वहीद कबाब पे कबाब खा रहे थे. मतलब फिश द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप. अगर आपके मुल्क में इतना बड़ा वाक़या हुआ और आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, द लास्ट थिंग यू वुड वांट इज़, चलो अगर कबाब खाने चले गए और फिर वाक़या हुआ है, तो एटलीस्ट कि यार मैं ये ट्वीट नहीं करता. इट वोंट फ्लाई, इट वोंट सिट वेल विद द पीपल. बट उन्होंने ट्वीट की, उनको टेंशन ही नहीं, हल्ली वल्ली. और सो वही अनप्रोफेशनलिज्म. सो जब आप अपने बड़ों को देखते हैं इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड लेके, तो फिर वो हर डिपार्टमेंट में आपको दिखेगा. तो क्रिकेट में भी दिख रहा है. दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम. टूर्नामेंट ख़त्म हुए टाइम हो गया है, मैं उसके 4 दिन और एक्स्ट्रा ठहरा, और उसमें फिर मुझे यहाँ आते हुए भी 3 दिन लगे. वो मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको. बट हमारे प्लेयर्स अभी भी अमेरिका में घूम रहे हैं बिकॉज हल्ली वल्ली. सो ये हाल है. फिर वो कनाडा वाला मैच वाज ओके. फ्लोरिडा फिर मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिया था. और वेस्ट इंडीज़ का तो मैंने ट्रिप बनाया ही नहीं था शुरू से, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि ये आगे जा ही नहीं पाएंगे. एंड आई वाज राइट. सो वी कैंसिल फ्लोरिडा. आई हैड नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि बंदा प्लान करके गया था कि यार मैंने 20 दिन रहना है, यार रहना है. यहाँ 8वें दिन ही ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप. सो फिर आई वेंट टू अटलांटिक सिटी, क्योंकि वो करीब था न्यूयॉर्क से. माई फ्रेंड वॉन्टेड टू टेक मी देयर. वी हैड अ गुड टाइम. अच्छा क्वाइट, इट्स लाइक टूटा फूटा वेगस आप कह सकते हैं. सो वी वर देयर एंड देन आई वाज सपोज टू फ्लाई फ्रॉम फिलाडेल्फिया. वापसी का टिकट कराया नहीं था. अगेन नहीं पता था ना कि वर्ल्ड कप कब ख़त्म हो रहा है. सो फिलाडेल्फिया से हम उड़े. अब ये स्टोरी आपने सुननी है. आई वाज सपोज टू फ्लाई वाया कतार टू कराची. जैसे ही जहाज़ हवा में गया, एक साहब को मिर्गी का अटैक हो गया, और बड़ा सीरियस किस्म का. उन्होंने अनाउंस किया कि भाई एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड. 2-3 लोग खड़े हुए, एक नर्स भी थी, 2 डॉक्टर भी थी. तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला भाई अटलांटिक ओशन तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा बंदा, ही नीड्स टू गो टू द हॉस्पिटल. सो वी डिसाइड टू, द पायलट डिसाइडेड टू लैंड इन बॉस्टन. तो बॉस्टन करीब ही था. अब वहाँ लैंड हुआ, बंदे को तो फ़ौरन इमरजेंसी वाले ले गए. अब वो जहाज़ ही ना हिलाए. फिर पायलट ने बोला कि जी हमने बड़ी हार्ड लैंडिंग की है, तो टायर अभी गर्म है, तो टायर ठंडे होने दे, फिर हम चलेंगे. अब वो 1 घंटा लग गया टायर ठंडे होने में. फिर कहा जी जेट ब्रिज अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरे गेट पे जा रहे हैं. आई वाज लाइक वेट अ मिनट, जब पेशेंट जा चुका है तो जेट ब्रिज क्यों चाहिए? जेट ब्रिज वो जो ब्रिज होता है ना, जैसे पैसेंजर उतरते हैं. तो मैं समझ गया कि कुछ है और ये हमें बता नहीं रहा. फिर उसने, पायलट ने बातों बातों में कहा कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है. ना फॉर द व्यूअर्स जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या जो दूसरे मुल्कों में नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बाहर मुल्कों में रात 11 बजे एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, राइट. मतलब ताला नहीं लगता, लेकिन स्टाफ नहीं होता कोई पे भी, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं जी रात को डिस्टर्बेंस होती है, तो जो भी फ़्लाइट्स हैं वो सुबह हैं. सो अगर आप दुनिया का मैप देखें, इसीलिए मिडल ईस्ट हब है कि यहाँ से सुबह सुबह फ़्लाइट्स उड़ती हैं वेस्टवर्ड, ताकि वहाँ की सुबह, वहाँ की दोपहर या वहाँ की शाम लैंड करें. अभी हालिया कुछ दिनों पहले एक बड़ा फेमस वाक़या हुआ था. मैंने यूनिलैड पे पढ़ा था कि न्यूजीलैंड एक फ़्लाइट आ रही थी, और न्यूजीलैंड का एयरपोर्ट भी रात 11 बजे बंद हो जाता है. वो फ़्लाइट 10 मिनट लेट हुई, सो द फ्लाइट हैड टू टर्न बैक 14 घंटे. अब आई डोंट नो इतना फ्यूल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मलेशियन एयरलाइन के पास भी बीजिंग जाने से के अलावा भी 6 घंटे का फ्यूल था. सो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये होता है. हीथ्रो सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि हीथ्रो शहर के बीच में चारों तरफ घर हैं, तो वो रेजिडेंट्स शिकायत करते हैं. अब यहाँ मॉडल कॉलोनी के ऊपर से पूरी रात जहाज़ गुजरता है, बेचारे लोग सो नहीं पाते, मगर यहाँ कोई किसी की सुनता थोड़ी है. सो वहाँ पे चूंकि एयरपोर्ट बंद हो गया था, सो देयर वाज नो स्टाफ टू चेक कि भाई टायर सही है कि नहीं है, अगली लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं. तो फिर घंटे 1.5 घंटे बाद बोला जी जेट ब्रिज लग गया, आप लोग सारे उतर जाएं. अच्छा, लोग भी बड़े शरीफ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि हमें क्यों बिठाया हुआ है या क्या है, हो गया. सो एवरीबडी अंडरस्टूड कि यार इमरजेंसी है, किसी के साथ भी हो सकती है, उस बंदे के साथ हो गई. तो फिर हम उतरे और फिर हमें वाउचर पकड़ा दिया, जी ये होटल है, बाहर शटल खड़ी है, आप जाके सोएं, सुबह के फ़्लाइट में बैठिएगा. और ठीक है. सुबह आए, 11 बजे फ़्लाइट थी, फिर 11 से 1 हो गई. अब चूंकि वो फ़्लाइट वहाँ की नहीं थी, तो खाना एक्स्ट्रा अरेंज करना पड़ा.
अब ये एक इस तरह की बात है कि आप अचानक किसी पकवान पे जहाँ बोले जी 400 बंदों का खाना दे दें, तो ही विल टेक टाइम, राइट? सो क्योंकि वो फ़्लाइट वहाँ की नहीं थी, तो खाना आने में टाइम लगा। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि जी जिन लोगों ने हलाल फूड रिक्वेस्ट किया था वो अवेलेबल नहीं है, हमें जल्दी-जल्दी में जो मिल रहा है वो ले रहे हैं। 11 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 4 बजे फ़्लाइट उड़ी। अगेन नो लड़ाई झगड़ा, कोई बदमज़गी नहीं हुई, मतलब बड़ा सब्र है इन लोगों में। ख़ैर, तो 1 दिन पहले का मैं चला हुआ हूँ, दोपहर 1 बजे का, अगले दिन के 4 बज गए और मैं अमेरिका में ही हूँ। फिर वहाँ से 14.5 घंटे की फ़्लाइट ली दोहा, और चूँकि दोहा से जो कनेक्शन मेरा कराची का था, वो तो 1 रात पहले जा चुका था, बिकॉज़ मैं 24 घंटे लेट था। तो उन्होंने बोला जी अगली फ़्लाइट 12 घंटे बाद है। तो मैं बोला यार ये क्या? अब आई अंडरस्टूड, मुझे पता था, स्केड्यूल तो पता ही होता है। तो फिर मैंने बोला हमें वीज़ा दे दें, फिर मैं 1 दिन बाहर चला जाता हूँ दोहा। तो उन्होंने बोला जी इसकी फिर कंडीशन है कि आपने 2 दिन का होटल लेना होगा। डिस्कवर दुबई का एक वहाँ पे होता है, डिस्कवर दोहा का, डिस्कवर कतार का एक काउंटर होता है, वहाँ से आपने टिकट लेना होता है। अच्छा, फॉर दोज़ पीपल जो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा लें, तो Booking.com की वो होटल नहीं मानते, वो कहते हैं डिस्कवर कतर से आपने लेना है। सो वहाँ काउंटर होता है, वहाँ से आपने लेना है। सो मैंने उसको बोला भाई मुझे सस्ता तरीन दे दो, बिकॉज मैंने रहना तो है नहीं 2 दिन। सो $70 का मुझे एक मिला होटल, जो मैंने देखा भी नहीं कहाँ है, ना मैंने पढ़ा वो किधर है। बाहर मेरा दोस्त था, वी स्पेंट अ डे, 45 डिग्रीज़ की गर्मी थी, बट वहाँ हर जगह AC होता है। सो आई हैड अ गुड डे देयर विद माई फ्रेंड अब्दुल वहीद, एंड फिर मैं कराची आया 3 साढ़े 3 दिन बाद। सो ये पूरा ओवरऑल ट्रिप रहा। वर्ल्ड कप भी बेकार, वापसी का भी सफ़र अजीब, आधी जगहों पे बहुत गर्मी मिली। फिर न्यूयॉर्क में जो होटल था वो इतना छोटा था कि जब दरवाज़ा यूँ खुल रहा है तो वो बेड के बिल्कुल पाए से चिपकता हुआ जा रहा है, और वॉशरूम भी ऐसा था कि जब वो खुल रहा है तो बिल्कुल सिंक के साथ यूँ कर, मतलब ऐसा नज़ाकत से बना था। एंड वाज टू एक्सपेंसिव, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो ये था ऑल इन ऑल ट्रिप, और सॉरी आपको बोर किया इतना। चलते हैं आज के सवालात की तरफ, बट उससे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। ऑलराइट जी, पहला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग। व्हाई इज़ देयर नो पाकिस्तानी ध्रुव राठी? अच्छा, ये सवाल पिछले दिनों ट्विटर पे भी काफ़ी चल रहा था, और फिर लोकल पॉडकास्टर्स को लोग घसीट रहे थे कि एक तरफ ये हैं और एक तरफ ये है। फिर इस पे सैयद मुज़म्मिल शाह ने बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाई, विच वाज वेरी रेलेवेंट एज वेल, एंड आई एग्री टू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाहता हूँ, तो अब मैंने एक सॉर्ट ऑफ टॉर्च जो है सैयद मुज़म्मिल को पकड़ा दी, खैर आप ये बातें करें, मैंने नहीं करनी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इन पाकिस्तान एंड इट्स नॉट सेफ टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने सॉर्ट ऑफ हामी भर लिए भाई, यहाँ इस आवाम के लिए जान नहीं देनी, हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। सो मुज़म्मिल टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई टॉक टू माई सेल्फ इंटरनली, एंड आई विश देयर वॉज स्पेस इन पाकिस्तान सेफ इनफ कि आप वहाँ वो बातें कर सकते थे, बट क्लियरली नहीं है। सो सवाल पे चलते हैं। कंसर्न ओवर लैक ऑफ एजुकेशनल यूट्यूबर्स इन आवर कम्युनिटी। Greetings of the day. I hope you're in good health. I will jump straight to the point. I have few concerns that I would like to discuss at length. Our YouTube community is overwhelmingly filled with cringe content creators, with only a few exceptions. You're among top 1% of those exceptions. Thank you so much. While I understand that YouTube is a business and content creators are there to earn money, I can't help but notice that across the border, numerous YouTubers are focused on educating and informing their audience. Many of them take significant risks by crossing red lines against the government and political circles to spread awareness. For instance, look at Dhruv Rathi and what he has achieved. He has set up a positive army on WhatsApp to spread his educational videos and awareness messages, reminding Indians of their rights and informing them about the government's shortcomings. The argument that he lives abroad and wouldn't survive in India holds no merit, as his family lives in India. It's not just Dhruv. Journalists like Ravish Kumar, Samdesh Bhatia, and Karan Thapar are also taking bold steps. They have propaganda channels like we do, but they also have many good ones. My question is, where are our good ones? For every Kerry Minati, we have Ducky Bhai. For every Elvish Yadav, we have Nadir Ali. But where is our Dhruv Rathi? We all know the problems in our country, yet no one, whether overseas or domestic, has the courage to research and publish the acts of atrocities and corruption. We merely hold our powerless leaders accountable, who themselves are incapable of enhancing significant change. Our country is filled with roasters and trollers. Moreover, we lack educational YouTubers. Your explained series is a good start, but I understand that you have multiple commitments and may focus on more lucrative content. You have mentioned that for technical information about any product you prefer Indian channels. Sir, why is that? We don't have
a proper A levels coaching channel. Even the channels opened for educational purposes are filled with propaganda and Imran Khan idealization. Why is our community so unlucky? If possible, please create a list of good YouTubers similar to the list of good movies you made. Allah Hafiz. So brother made a very good question. कि भाई यहाँ पे अब जिस तरह इंडिया में अगर क्रिंज कंटेंट है तो साथ ही साथ एजुकेशनल भी है, तो यहाँ पे सिर्फ क्रिंज है और एजुकेशनल इतना कम क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट. तो जब बहुत बड़ी मार्केट होती है तो उसका एजुकेशनल पाए भी फिर उतना ही बड़ा होता है. क्रिंज भी बड़ा है तो एजुकेशनल भी बड़ा है. अब पाकिस्तान वैसे ही इतनी छोटी मार्केट है जहाँ पे आपके जो इंटरनेट कंज्यूमर्स हैं, आई थिंक वो 8 से 9 करोड़ हैं. इंडिया में दिस इज़ 10 टाइम्स मोर. तो उसमें फिर हर चीज़ में चाहे वो क्रिंज हो या चाहे वो एजुकेशन हो, वो भी फिर 10 टाइम्स मोर होगा. प्लस देयर इज़ मोर एजुकेशन देयर, तो फिर वहाँ पे एजुकेशनल इंक्लिनेशन भी ज़्यादा है. सो दैट कन्वर्ट्स इनटू गुड नंबर्स अगर आप एक चैनल को चलाना चाहते हैं. ज़ाहिर है अब चैनल चलाने के लिए आपको फाइनेंस भी चाहिए होता है. इन यूट्यूब की जो डायनामिक्स हैं, इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो एक छोटे से फ़ोन में हो या एक प्रोडक्शन सेटअप में हो, इन्वेस्टमेंट तो है. एंड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मोनेटाइज. उसके लिए फिर ज़ाहिर है आपको महीनों नहीं तो साल भी लग ही जाता है. एंड देन यू कैन री इन्वेस्ट इन टू योर बिजनेस, और फिर वो ज़ाहिर है आपकी अपनी है. ध्रुव का मुझे सेटअप इसलिए अच्छा लगता है कि वो अकेला करता है, बाहर से कर रहा है, उसने पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, सामने कैमरा. फन फैक्ट, ध्रुव ऑलवेज यूज टू शूट विद अ फोन अंटिल ही हैड टू डू अ नेटफ्लिक्स सीरीज, और नेटफ्लिक्स की रिक्वायरमेंट थी कि जी ये कैमरा कम अज़ कम इस लेवल का होना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन ही इन्वेस्टेड इनटू अ कैमरा. दिस इज़ व्हाट माय एडिटर टोल्ड मी. वरना वो फ़ोन से ही चल रहा था, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं भी फ़ोन से ही चलता था, सेल्फी वीडियोस बनाता था, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्वेस्ट किया. खैर, तो यू हैव टू एज अ बिजनेस यू हैव टू मेक एन इकोनॉमिक सेंस. और ज़ाहिर है सबको ज़ाहिर है दाल पानी भी चलाना है. तो बिकॉज इंडिया की ऑडियंस पूल बड़ा है तो उनका एजुकेशनल पूल भी बड़ा है, तो वहाँ पे अगर कोई एजुकेशनल चैनल भी चलाना चाहे तो उसको उसके मनपसंद ऑडियंस मिल जाती है, बिग इनफ कि उसकी सस्टेनेबिलिटी हो जाती है. तो ये तो आ गया सस्टेनेबिलिटी पार्ट. अच्छा, आपने लिखा कि जी मुझे कोई टेक्निकल चीज़ चाहिए तो मैं इंडियन चैनल्स, भाई आते ही वही हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेरा जो नथिंग फ़ोन है, अगर मैं जब इसको ओवरसीज़ यूज़ करता हूँ तो ये बहुत डेटा यूज़ करता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बैकग्राउंड ऐप्स भी बंद करने के बावजूद वो डेटा मेरा लाइक हंड्रेड्स ऑफ MBs विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स जा रहा था. तो फिर जब मैंने सर्च किया, और नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि आपको अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपको अपनी ज़बान में मिल जाए तो आप ज़ाहिर है उसकी तरफ ज़्यादा जाते हो. अब पाकिस्तान में मुझे उसका कोई मिलता ही नहीं है, तो नेचुरली फिर वो इंडियन ही भाई कोई मिलता है. आइए दोस्तों आपको बताते हैं, तो वो दोस्तों से जो है ना कनेक्ट बन जाता है. अंग्रेज़ी भी बहुत कंटेंट मिलता है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि उर्दू में बात या हिंदी में बात ज़्यादा बेहतर समझ आती है. सो नेचुरली वही आपको कंटेंट मिल जाता है, और दुनिया भर में भरा हुआ भी बहुत है उसका कंटेंट. अब आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है, तो हमारे यहाँ अगेन पीपल गो फॉर इजी मनी, कि जो चीज़ें करना आसान है या जो ट्रेंड है बस ट्रेंड को फॉलो करो. नई चीज़ करना, इनोवेटिव काम करना या जिद्दत लाना, वो बहुत कम देखा गया है. टेक्निकल चैनल्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान के भी जो सिखा रहे होते हैं, फ़ोन की रिपेयर हो गई या कुछ भी हो गया, लेकिन बहुत कम है, उसके नंबर्स भी बहुत कम है. फॉर एग्जांपल, आई केम अक्रॉस दिस चैनल, पाकिस्तानी चैनल, जो कि ये जो ट्रांसपोर्टरों की जो बसेस होती हैं वो रिव्यू करता है. हीनो की बस हो गई या फलानी बस हो गई, फैसल वड़ाइच कह रहा हूँ, सॉरी, फैसल मूवर्स और वड़ाइच तैयारा दोनों मैंने मिक्स करके फैसल वड़ाइच बना दिया, देखो सुनो जानो वाले. तो वो रिव्यू करता है और उसके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं, क्योंकि एक हमारा बहुत बड़ा जो पूल है वो ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्री से जो है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उससे जुड़ा हुआ है, तो वो देखते हैं. सो इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, उसके वो भी हैं, लेकिन लोग ट्राई नहीं करते. उस बंदे ने ट्राई किया, उसका लग गया. सो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है, अच्छा उससे बन रहा है, चाहे वो मेरी एक्सपर्टीज़ ना भी हो तो मैं फिर भी करूँगा. मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने देखा यार इतने सारे कुकिंग के चैनल चलते हैं तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन उसमें फिर बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं समझ आई, और इवेंचुअली वो नहीं चला. सो बेहतर यही है कि आपको जो चीज़ आती है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि दुनिया में क्या चल रहा है उसको फॉलो करें. एनीवे, ये तो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, और मुद्दे पे आते हैं. मुद्दा ये है कि जैसा भी है इंडिया में फिर भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, और अभी आपने हालिया इलेक्शन में भी देखा, उसमें आपने रिजल्ट भी देखा, उसमें जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी जीत गए हैं,
जो मुस्लिम्स हैं जो कि कश्मीर की ज़्यादा बात करते हैं वो भी जीत गए हैं, और हर तरह की आपको वॉइसेस मिलेंगी लोकसभा में आने वाले दिनों में, राइट? इट्स अ फंक्शनल डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे। और हमने वहाँ कभी ये नहीं सुना कि वीगो आके उठा लेगा, या फिर ये कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान में चीज़ें कितनी नॉर्मलाइज हो जाती हैं आसानी से, कि एक चीज़ जो कि बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है कि आपको बग़ैर सबूत के या बग़ैर किसी मतलब साहब का मूड हुआ तो आपको उठा लिया, एंड देन नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो इतना नॉर्मलाइज हो गया कि उसको अब जोकिंगली लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। आप दुनिया के बदतरीन से बदतरीन मुल्क में भी ये एग्जाम्पल नहीं सुन सकते और ये नहीं हो सकती, मगर हमारे यहाँ बड़े आराम से होती है और हम आए दिन देखते हैं, और लोग खुशियाँ भी मनाते हैं अगर सामने वाली पार्टी का लीनिंग जर्नलिस्ट उठा लिया गया है, हाँ भाई कैसा लगा, हो गया अपडेट, जबकि ये सबका कंसर्न होना चाहिए, मगर यहाँ पे नॉर्मलाइज है। सो जब आपने आवाज़ घटाना जो है इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि उस पर किसी ने बोलना नहीं, उल्टा मीम्स बनने हैं, तो कौन आवाज़ उठाएगा? तो इसी वजह से ये तो सीधा सीधा चीज़ है। दूसरा ये कि आप बात करो तो किस पे करो। अगर ध्रुव राठी बनना है पाकिस्तान का तो आप किसको चैलेंज करोगे? यहाँ पे जो द पावर्स दैट भी हैं उन एरियाज़ में तो आप जा ही नहीं सकते। आप क्या मिलिट्री के ख़िलाफ़ बात करोगे, या आप जो है मौलवियों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, या आप जो है जुडिशरी के ख़िलाफ़ बोलेंगे? आप जहाँ भी बोलेंगे, देखो जहाँ पे भी तौहीन के कानून बने हुए हैं ना, वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बनाए इसलिए कि हम पे कोई बात ही ना की जाए। तो जब आप बात करोगे तो फिर आपका क्या होगा ये आपको भी पता है। तो जहाँ पे इस तरह के मामलात हों, जहाँ पे जर्नलिस्ट भी तक फ्री ना हों, और इतने केसेस में इन सो मेनी केसेस जर्नलिस्ट उठाए भी गए हों, तो वहाँ पे एक यूट्यूबर की क्या औकात है कि वो आके कुछ बोलेगा? अब फिर वो क्यों करेगा जब लोगों ने आगे से मीम ही बनाने हैं और मजाक ही उड़ाना है? देखो जब आपके पीछे पब्लिक होती है ना, तो फिर आपको बहुत सपोर्ट भी मिलती है और हिम्मत भी मिलती है कि यार मेरे साथ पब्लिक भी है। एक लीडर की अगर हम बात करें तो लीडर भी आगे इसीलिए लीड करता है ना कि भाई वो किसी को लीड कर रहा है, लेकिन जब उसको पता है कि यार पब्लिक ने मेरे पीछे आना ही नहीं है और मैंने अकेला जेल में सड़ना है या ये होना है या वो होना है, तो लीडर भी बोलता है खल्ली वल्ली मैं अपना टाइम पूरा करूं, मैं अपने 4 पैसे बनाऊं और आगे निकलूं। और यही चीज़ फिर आपको हर जगह दिखती है। नो बडी ओन्स दिस कंट्री। इस कंट्री में वैसे ओनर बहुत हैं, मगर उसकी ओनरशिप जो वो वाली असल ओनरशिप है ना, वो कोई नहीं लेता। हर बंदा अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा है। क्रिकेट की मिसाल देख लेना, खेलने गए थे क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट छोड़ के सेल्फियाँ भी चल रही हैं, निहारियाँ भी चल रही हैं, शॉपिंग भी चल रही है, फैमिली वेकेशन, जिस काम के लिए गए वो नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ हर डिपार्टमेंट में दिखेगी। जज बोलेगा मैंने डैम बनाना है, राइट? अब बस ये कि मेरे काम तक कोई क्वेश्चन ना आए, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो मैं दूसरे काम में घुस जाता हूँ, मैं ये कर लूँगा। बस किसी तरह मैं रिटायरमेंट तक अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो करूँ, फिर उसके बाद मैं समेटूँ, मैं बाहर चला जाऊँ। तो जब सबने यहाँ टाइम ही गुजारना है, तो फिर कोई क्यों ध्रुव राठी बने यहाँ पे, जब सबने अपनी दिहाड़ी लगानी और आगे निकल जाना है। सो इट्स अ फेल्ड कॉज ना। एक तो होता है ना कि कॉज है, कॉज में जान है कि हाँ यार जान भी लगाए बंदा, उस पर रिस्क भी ले, लेकिन जहाँ पता है कि जिससे बात करनी है वही सीरियस नहीं है और पीछे जो है वो भी सीरियस नहीं है, तो फिर मैं बीच में क्यों? हल्ली वल्ली यार अपना काम करूँ, मैं आगे पीछे निकलूँ। तो जब माहौल इस तरह का होगा ना, तो कोई भी ध्रुव राठी बनने का शौक नहीं करेगा। और ये कहना कि ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है, आपने सही कहा कि उसकी फैमिली इंडिया में रहती है। अब यहाँ पे ऐसे भी हुआ है कि भले बंदा बाहर है, पीछे फैमिली भी उठा ली गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स अ लॉस्ट कॉज। तो किसी को ज़रूरत नहीं है हीरो बनने की, ना मुझे भी नहीं शौक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। पीपल डू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ें गलत हैं या इस पर होनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वर्थ कि आप अपनी जान झोंके में लगाएं। और मतलब जिस तरह कल सवात में वाक़या हुआ, फिर आपके ऊपर जो है ना, फिर कोई भी लेबल लगा के भाई इसने फ़लानी चीज़ जलाई है, इसने फ़लानी चीज़ कही है, और आपकी वीडियो आ जाएगी, दुनिया देखेगी आपकी वीडियो, लेकिन उस पर फिर भी कुछ नहीं होगा। और इंटीरियर मिनिस्टर कबाब पराठा खाएगा, घर चला जाएगा। तो भाई किसके लिए मरना है भाई? कोई ज़रूरत नहीं है मरने वरने की। तो जब इस तरह का माहौल हो तो वहाँ पे नहीं बनते। फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज में फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह की चीज़ें। अब देखिए ना, आर्ट जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का। तो यहाँ पे फिल्में बैन हो जाती हैं। कितनी फिल्में आप पिछले 4-5 सालों में उठा लें, ज़्यादा फिल्में बैन हुई होंगी बनिस्बत उनके के जो आई होंगी।
फॉर वट एवर रीज़न कि जी इसने फलाने टॉपिक को टच किया, इसको किया, उसको किया। तो बेसिक आर्ट का एक्सप्रेशन ही नहीं है, कोई डायलॉग ही नहीं है। किसी ज़माने में जियो पे बड़ी बड़ी चीज़ों पे डायलॉग हुआ करते थे। गांधी साहब का पूरा शो आता था, उनको चैलेंज किया जाता था, फिर वो भी जवाब देते थे। वो डायलॉग आहिस्ता आहिस्ता मिटता जा रहा है। अब जो है ना, बस एक ही साइड है, राइट, माइट इज़ राइट वाली साइड है, एंड दैट इज़ दी ओनली साइड। यही चीज़ आप पॉलिटिक्स में देख लें। आप अभी मैं पीटीआई की तारीफ़ करूँ तो नीचे इतने कमेंट आएंगे, अभी मैं कुछ बोलूँगा फिर आप देखिएगा क्या होगा। तो पोलराइजेशन बढ़ गई है। तो वो माशरे जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन हो कि घर के अंदर भी पोलराइजेशन आ जाए, खा वो मज़हब के नाम पे हो, खा वो पॉलिटिक्स में हो, खा वो किसी भी चीज़ में हो, वो फिर कुछ बचता नहीं। अरे बाबर आजम की ट्रोल आर्मी मौजूद है यहाँ पे, तो और बंदा क्या ही करेगा किसी से डायलॉग। तो इसी वजह से जब आप दूसरे किस्म का कंटेंट देखते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट के नाम पे, मतलब ऐसे भी पॉडकास्ट हैं, मतलब अब लोगों ने बना लिया कि भाई 2 माइक रख दो, 2 मग्गे रख दो, पॉडकास्ट हो गई। उसमें बस ये पूछना जी आप कमाते कितना है, या आपने फलाने फिल्म में कितना पैसा लिया, या आपने अमेजोन से कितना, बस कमाइयों पे नज़र है लोगों की। और लोग सुनना भी यही चाहते हैं, क्योंकि ऑडियंस फारिग है। ऑडियंस ही आपकी जब इतनी थकी हुई हो, जिसने लोगों के घरों में ही झांकना है कि जी इसके घर में आज इसने अंडे से नाश्ता किया, या इसकी बीवी नाराज़ है, या उसने अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया। कल मैं देख रहा था, वो किसी ने वो अपने हस्बैंड को प्राडो गिफ्ट कर दिया, वो रो रहा है खड़ा हुआ। अरे भाई तेरा काम था देना। खैर अब कौन जेंडर रोल्स की बात करे। सो पब्लिक देखना यही चाहती है, फ्लैशी चीज़ें, कि कहीं से गिफ्ट मिल जाए। ऐसे भी टिकटॉकर मशहूर हुए कि भी फ्री आईफोन, फ्री अब देखे ना। हमारा मुकाबला ध्रुव राठी से नहीं है, हमारा मुकाबला जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है। जमजम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का, नॉट जस्ट पाकिस्तान का, दुनिया का 42वां मोस्ट सब्सक्राइब चैनल है। वो करते क्या है, वो 4-5 अजीब से उन्होंने कैरेक्टर रखे हुए हैं। कभी वो डॉली चाय वाला ले आते हैं, कभी वो जुड़वा सिख ले आते हैं, कभी वो बेचारा एक मोटा सा है उससे डांस करवाते हैं, कभी कोई छोटा काला पीला नीला, भाई यही करते रहते हैं। वो आईपैड फेंकते रहते हैं उनके। कितने 60 मिलियन है। तो पब्लिक ही यही है यार। अब इस पब्लिक को आप बताओगे कि तेरे राइट्स क्या हैं, कि भाई तेरे साथ गलत क्या हो रहा है, कि तेरी डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रही है, या एलीट कैप्चर जो है तुझे यहाँ पर, वो बोलेगा भाई मुझे को मस्ती चाहिए, मुझे देखना है डकी भाई ने नाश्ते में क्या खाया, या वियतनाम के ट्रिप में वो कहाँ कहाँ गए। लोगों को जब शौक ही, जब जैसी आवाम वैसे यूट्यूबर, तो जैसी आवाम है तो फिर वैसे ही कंटेंट आ रहा है। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, जहाँ पे एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्लास टीचर को पेन की स्पेलिंग लिखने नहीं आती। मैं एक ऐसे इंजीनियर के साथ भी दोस्त रहा हूँ जिसको इंजीनियर लिखना नहीं आता था, और वो एक इतने बड़े इदारे में इतनी बड़ी पोस्ट पे, मैं नाम नहीं ले सकता कि वो कितना फ्री का पेट्रोल लेता है। खाली मैं अगर मैं आपको यही बता दूं ना, मैं 20 साल पुरानी नहीं, 15 साल पहले उसको महीने का 300 लीटर पेट्रोल फ्री था, जिसको इंजीनियर लिखना नहीं आता, और वो इंजीनियर था। तो भाई अब जहाँ पे ये हाल हो, वहाँ पे नहीं बन सकते ये वाले चैनल्स। बनाया था ना मैंने एजुकेशन चैनल, कितने कितने सब्सक्राइबर हैं उसके, 300 भी नहीं है। 1 करोड़ रुपया खर्च किया उस पर, किया ना मैंने अपनी तरफ से। नहीं देखते यार, पब्लिक नहीं देखना चाहती। आई रिमेंबर देयर वाज दिस किड, उसने एक एजुकेशन चैनल बनाया है, और वो जिस तरह खान अकेडमी में ब्लैक स्क्रीन पे सिखाते हैं, वो भी सिखाता है, और उसका बड़ा न्यूट्रल सा एक्सेंट है। यू कांट टेल कि इट्स अ पाकिस्तानी का है। तो वो उसने मुझे बताया था, बच्चा ही है वो भी 20-22 साल का, कि मेरी जो 80% ऑडियंस है वो साउथ इंडिया से है। तो डू आई नीड टू मेंशन कि ये पाकिस्तानी चैनल है, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू बी कि लाइक नहीं हमें पाकिस्तानी चैनल नहीं देखना। मैंने बोला अगर तुम्हारे चैनल की नीड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुम कैलकुलस पढ़ा रहे हो तो कैलकुलस पढ़ो, ये बताने की क्या ज़रूरत है तुम पाकिस्तान से हो या सोमालिया से हो या कहीं से भी हो। तो उसकी सारी ऑडियंस ही वहाँ की थी। तो एजुकेशनल चीज़ बनाएं, आपको ऑडियंस ही कहीं और की मिलती है। यहाँ के लोग देखना ही नहीं चाहते। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था कि यहाँ पे, अब जैसे मैंने स्पोर्ट्स चैनल बनाया था, तो उसका मुद्दा ही यही था कि यार एनीथिंग बट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ऑलरेडी बहुत है। तो मैंने उस पर फुटबॉल का भी शो किया। मैंने अपनी जेब से ये यूएफसी फाइटर जो होते हैं, इन यूएफसी फाइटर कह रहा हूँ, मतलब खैर जो यूएफसी में फाइटर होते हैं ना, मैं मतलब यूएफसी का तो पार्ट नहीं है वो, उनको जेब से फंड किया कि यार वो बेचारे अच्छा खाना खाएं, अच्छी प्रोटीन लें, ताकि कोई मेडल वेडल लेकर आएँ। पिकल बॉल मैं पाकिस्तान में शुरू करना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला, अब मैंने अपने लॉयर से पूछा कि स्पोर्ट्स कोई नया अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी फेडरेशन बनाने का प्रोसीजर क्या है। जितना लंबा प्रोसीजर था, मैंने बोला भाई रहने दे, मैं दुबई में खुल लूँगा। तो वो चैनल लोग देखते ही नहीं थे, क्रिकेट में देखते थे वो। तो मेरी ख्वाहिश थी कि दूसरे स्पोर्ट्स भी प्रोमोट हो। हमें क्यों हमेशा अरशद नदीम बस जेवलिन जब उसके कंधे पे होता है तभी याद आता है ओलंपिक में, बाकी 4 साल वो पता नहीं किस हाल में है, हमें पता ही नहीं होता। या वो जो बेचारा एक सियालकोट का बॉडी बिल्डर था जो वेट लिफ्टिंग में बहुत आगे तक पहुंच गया था, फिर आई थिंक वो ब्रॉन्ज लिया था उसने, यानी ब्रॉन्ज भी नहीं लिया था, वो हमें सिर्फ ओलंपिक में क्यों नजर आता, बाकी 4 साल वो क्या करते। आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर
एन आर्मी वाली नहीं, कि यार जो कि अगले 4 साल बाद मेडल ला के दे, किसी पे काम करना है। तो मैंने उन पे फाइटर्स पे काम किया कुछ महीने, फिर जाहिर है फिर वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी देखनी होती है आपने यार, कि लोग चैनल नहीं देख रहे, मैं भी जेब से फाइटर को मैं कह रहा हूँ तू तिक्के खा, 4 अंडे खा। सो या आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स मैन, बट ये वो सोसाइटी नहीं है। गलत मुल्क में हम पैदा हुए हैं, या गलत मुल्क में हम गलत चीज़ें करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को वही दिखाएं, क्रिंज व्रिंज चीज़ें, फ़ोन फेंकें, फ़ोन पे बिकते हैं सब। सो मरहूम आमिर लियाकत का शो देख लें, या फाद मुस्तफ़ा वाला जीतो पाकिस्तान, ये जीतो पाकिस्तान वाली आवाम है, ये उसी पे ही आएगी, तो उस पर लगा के रखें, ये देखते हैं दबा के। पढ़ाई वढ़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं, ना इनके आबा अजदाद करें, उनको अंगूठा छाप अंगूठा लगाना आता है। ज़िंदगी में पता नहीं, मुझे एक रिसर्चर की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं अपना एक्सप्लेन्स वाला है ना उसको मैं बहुत रेगुलर करूँ, मुझे वो बनाने में मज़ा आता है। मैं आपको अगर अपना इनबॉक्स दिखा दूँ ना, कि जिस इंसान ने यही रिसर्च नहीं की कि यार नौकरी लेते हुए बॉडी ऑफ टेक्स्ट भी कोई चीज़ होती है, खाली ईमेल्स पे सिर्फ सिर्फ रेज्यूमे बगैर पढ़े डिलीट की मैंने, और कोई 30-40 सिर्फ इसी तरह की थी। तो ये हाल है हमारे पढ़े लिखों का, जिनको जिनको जॉब लेना नहीं आती, रोना पूरा आता है कि जी शहबाज शरीफ आ गया, नौकरी नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ ने तेरे को इंटरव्यू कराना था। तो खुद लोगों में स्किल नहीं है, और ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें स्किल नहीं है, फिर आप दूसरे तो छोड़ ही देना वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे होंगे। तो जहाँ पे लोगों का अपना ये हाल हो कि उन्होंने कुछ सीखना नहीं है, समझना नहीं है, तो वो कोई एजुकेशन चैनल देख के क्यों समझेगी। अगर उसको आप समझाओ कि जी जो तुम टैक्स देते हो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, या भी बजट आया है, तो बजट की जो एलोकेशन है, एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी कमर कस लें, सैलरी क्लास को चूस रहे, दूसरी तरफ जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी, पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ा दी, सब कुछ, मतलब पीएम हाउस का रेनोवेशन का बजट बढ़ा दिया। अरे भाई 1 साल नहीं पेंट कराओ, नलके वलके ठीक करा लो, अगर ख़राब हो गया कमोड वमोड वो सही करा लो, मतलब ज़रूरी है रेनोवेशन हर साल होनी है उस घर की। मतलब जिस घर में फाके पड़े हों उस घर में पेंट नहीं होता भाई, उस घर में पहले रोटी का इंतज़ाम होता है। यहाँ उल्टा ही निज़ाम है। दूसरा देखें, अगर ये सैलरी क्लास को बेचारों को और टैक्स लगा दी, और जो यार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो परफॉर्म ही नहीं कर रही, कहीं भी सिरे से नहीं कर रही, और आप यूनानिमसली सबकी तनख्वाह बढ़ा दो, कौन सी कंपनी में ऐसा होता है। ऐसे मेरी कंपनी है ना, मेरे को 20 एम्प्लॉयज़ हैं, होने 2 चाहिए या 3 चाहिए, लेकिन 20 हैं। मैं चाहता हूँ यार चीज़ें स्केल अप हों, बढ़ें, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी को मिलेगा ना, या सबको मिल जाएगा रेज। मगर यहाँ पे है ही नहीं कोई। भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है, अप्रेजल क्या है तुम्हारा, क्या रहा है, कितने तुमने इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं पिछले साल में, कोई कुछ है ही नहीं, बस सबकी बढ़ा दो। अब ये समझाने बंदा बैठ जाए, कौन सुनेगा यार। वो लोग बोलेंगे यार मस्ती चाहिए हमें, और मुझे लोग बोलते हैं कि यार अब वो आपकी वो मस्ती वाली वीडियोस हम मिस करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई अब ज़िंदगी में सीरियस होने का टाइम आ गया, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजाक वाला टाइम हो गया। तो वो कहते नहीं हमें वो मस्ती ही चाहिए, हमें छोड़ें यार, आप ये क्यों समझा रहे हैं। खैर, तो जहाँ आवाम का ये रद्द अमल हो वहाँ पे नहीं बनता। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने शुरू में ही कही, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उठा लिए जाओगे, हैशटैग ही बन के रह जाओगे, और यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई हैशटैग बन रहा होता है। तो किसी को शौक़ नहीं होता अपने बीवी बच्चों को दुख में छोड़ के जो है ना नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर को निकल जाए, समझ रहे हैं। तो जहाँ ऐसे हालात हो वहाँ ध्रुव राठी नहीं बनते, और पब्लिक भी फिर उसी तरह की है। पब्लिक मीमबाजी में ज़्यादा आ गया ना, तो मीमबाजी वाली आवाम के लिए फिर मीमबाजी वाला कंटेंट ही चलेगा। सो क्रिंज कंटेंट बनाना, या जिसको लोग कहते हैं जी डेली व्लॉगिंग क्रिंज कंटेंट है, वो सेफ प्ले है ना, उसमें आप किसी को ऑफेंड नहीं करे, आप सिर्फ अपनी लाइफ दिखा रहे हो, जो आपने वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक करना है, बस उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो उसमें नो ब्रेनर कंटेंट है, और आवाम का भी ब्रेन नहीं लगना, राइट। तो वो बस देख रहे हैं, अच्छा ये सुबह उठा, अब्बू से नाराज़गी हुई, बहन से लड़ाई हुई, अच्छा जी अब ये है, अब इस गाड़ी में बैठे हैं, अब ये लेने जा रहे हैं, अब हम मार्केट गए हैं। इस पे ना एक शो है मंक, यूके का शो होता था, मैंने तो खैर नहीं देखा, मेरा दोस्त बहुत शौक से देख रहा था। उसने मुझे बताया था 2008 में एक एपिसोड थी, तो उसका क्रक्स ये था कि मियाँ बीवी कमरे में लड़ रहे होते हैं, और वो लड़ते 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 बाहर लिविंग रूम में आते हैं, तो सोफे पे 2-3 लोग बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं तुम लोग कौन हो, कहता है आपकी ऑडियंस है हम। तो इट वॉज बेसिकली अ सैटायर इनटू द फ्यूचर, के आने वाले वक्त में, उस वक्त खैर बिग ब्रदर तो आता ही था, तो वो शायद उसको लेके बनाया हो कि लोग दूसरों की ज़िंदगियां देखेंगे। और आज हम देखते हैं सारे दिन बैठ के, सिस्टरोलॉजी ने आज ये किया, डकी भाई ने आज ये किया, या माँ सफदर ने ये किया। इट्स इजी कंटेंट, नथिंग, कोई सोचना भी नहीं है। वो देखे ना डेली क्यों आता है, उसमें कोई एडिटिंग ही नहीं रिक्वायर्ड है, बट चॉप लगाना है आपने, ना आपने उसमें एनिमेशन डालनी है, ना आपने उसमें कोई गिमिक्स करनी है, ना आपने उसमें कोई लूप लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बस चॉप करना है सिर्फ। सुबह 10 बजे, फिर 11, 12, 13, 14 वट, और रात को वीडियो अपलोड, सुबह उस पर मिलियन व्यूज़ आ गए। अब
वो यार रोज़ के अगर आपको 300 400 500 डॉलर रोज़ के इस तरह आ रहे हैं जिसमें आपने कुछ नहीं करना, तो आप क्या करोगे? वो करोगे या वो काम करोगे जिस पे जान का खतरा, ज़िंदगी का खतरा, ज़िंदा जल जाने का खतरा, सर कलम होने का खतरा, वो भी इस अवाम के ऊपर जिसने आपके पीछे सिर्फ मीम बनाना है और कुछ भी नहीं करना। तो क्या चूज़ करोगे आप? इट्स अ वेरी फेयर आंसर। सिमिलरली अगर हम बॉलीवुड की भी अगर बात करें ना, अगर वहाँ पे एक कोई स्टूपिड वॉइस है ना, तो जो सेन वॉइस है वो भी उतनी ही ताकत से आती है। फॉर एग्जांपल प्रोपागेंडा मूवीज़ हम देखते हैं, बॉलीवुड से आए आए दिन आ रही होती है, या सलमान भाई की क्रिंज मूवी हर साल आ रही होती है वगैरह वगैरह, लेकिन उस थीसिस का एंटी थीसिस भी उतनी ही ज़ोर से आता है। इस पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बन सकती है कि आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से इंडिया कंसिस्टेंटली, इट साउंड्स लाइक कि ये उनकी पॉलिसी है कि हमें एजुकेशनल चीज़ें जान। कोटा फैक्ट्री का तीसरा सीजन आ गया, ठीक है ना, ओनली अबाउट एजुकेशन, ठीक है। 12th फेल कितनी इंस्पिरेशनल मूवी थी। स्वदेश से लेके आज तक आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा। फिर पिक्चर्स आप देख लें, 2013 से वो चल रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो पिक्चर्स देख देख के ही बच्चे इंस्पायर हुए और आज शार्क टैंक पे आ रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं वो पूरा इकोसिस्टम किस तरह बनता है। सीरियसनेस है, देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। एजुकेशनल कंटेंट भी उतनी ही तेज़ी से आता है। ऑल इंडिया रैंक मैंने पिछले दिनों देखी, लापता लेडीज़ आप देखें, क्या था उसमें, तालीम के ऊपर ही थी ना। सो अगर स्टूपिड स्टफ आ रहा है, एल्विश यादव अगर आ रहा है तो उतनी, या बियर बाइसेफ आ रहा है तो उतनी स्पीड से ध्रुव राठी भी आ रहा है, उतनी ही स्पीड से लापता लेडीज़ भी आ रही हैं। तो वो काउंटर हो रहा है। तो जिसने ये देखना है ये देखे, किसने ये देखना है, हमारे यहाँ एक ही चीज़ आ रही है। चाहे आप ड्रामा उठा के देख लें, चाहे आप कोई फिल्म उठा के देख लें, हमें पता ही नहीं होता, फिल्में लग के उतर जाती हैं, फिल्में आके चली भी जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लाइक उसमें इतना भी सब्सटेंस नहीं होता कि वो आपकी न्यूज़ फीड पे ही दिख जाए, कहीं पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई थॉट नहीं होती। वो किसी का ब्लैक वाइट करना होता है तो उसमें बस एक फिल्म बनानी होती है, वो बन जाती है। और ड्रामे में भी कोई थॉट नहीं होती, बस सास बहू का झगड़ा दिखाते हैं, ससुर लाइन मार रहा है बहू पे, या साली पे कोई लाइन मार रहा है, बस इसी में आपने लगा के रखा हुआ है पिछले 20 साल से। और उसका जो एंटी थीसिस है वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक में एपेटाइट भी नहीं रही अब अच्छा कंटेंट देखने की, नहीं रही। अभी उम्रो यार लगी हुई है, इट्स अ ब्रिलियंटली डन फैंटेसी मूवी। लेट्स सी उसके नंबर्स क्या कहते हैं, वो बता देगा आपको कि आवाम की एपेटाइट क्या है। 70 करोड़ की वो फिल्म बनी है, और जब तक वो 200 करोड़ नहीं करेगी वो ब्रेक इवन पे भी नहीं आएगी। तो अब देख लेते हैं वो कितना, दुआएं तो हैं कि कर ले यार, क्योंकि ये भी एक नया जॉनरा पाकिस्तानियों के लिए खुले। लेकिन अगर हमें देखना ही वही है, सलमान भाई की छलांगे, और कमिटमेंट कर लूँ तो नहीं सुनता अपनी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। एंड बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट ध्रुव राठी, आई ऑल्सो लव मोहाक मंगल। आई ऑलमोस्ट मेट हिम इन न्यूयॉर्क, बट ही वॉज बिजी विद अदर थिंग्स। और नीतीश राजपूत मैं बहुत शौक से देखता हूँ। तो आपने जैसे कि बोला कि हाँ, आपने ये भी सवाल किया था कि लिस्ट भी बताएं फेवरेट चैनल्स की। सो मेरा जो फेवरेट चैनल अगर पाकिस्तान से आप पूछें, देखो सुनो जानो, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ, बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री बफ। फैसल वड़ाई साहब का, आई एम ट्राइंग टू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट, लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। और ऑरेंज शॉर्ट्स में बहुत शौक से देखता हूँ। एक अंकल हैं, उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, सॉरी। वो मर्चेंट नेवी में हैं, तो वो एक शिप में होते हैं, कैप्टन हैं, और वो सी से रिलेटेड, मरीन लाइफ से रिलेटेड, सॉरी नॉट मरीन लाइफ, एक मरीन लाइफ तो खैर वो बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी हो गई, बट वो एक सी लाइफ, एक सेलर की लाइफ के अराउंड वो बनाते हैं। लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं बर्मुडा ट्रायंगल वाले, या सेलर कैसे होता है, या शिप का इंजन किस तरह काम करता है, बहुत अच्छा चैनल, बहुत नहायत ही नफीस किस्म के वो आदमी हैं, और उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, एंड आई थिंक वो खुद करते हैं। तो मैं वो बहुत शौक से देखता हूँ चैनल। और इसी तरह का एक इंडियन चैनल भी है, क्योंकि मैं ड्रेक्स पैसेज पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। ड्रेक्स पैसेज, वो ड्रेक वाला नहीं, साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, जो नीचे से लोग जाते थे जब पनामा कनाल नहीं बना था, तो वहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक एरिया आता है समंदर में, उसको ड्रेक्स पैसेज कहते हैं, उसमें बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। सो उसके अराउंड उन्होंने एक बनाई थी। सो एज आई वाज सर्चिंग फॉर ड्रेक्स पैसेज, तो एक इंडियन चैनल भी मेरी नज़रों से गुजरा, जिसके तो 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। वही वाली बात है ना, बड़ी आवाम है, बड़ी ऑडियंस है, तो एजुकेशनल पूल भी बड़ा है, तो उसका चैनल अच्छा सर्वाइव कर रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा प्रोड्यूस करने की, उसको अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, सस्टेन करना आसान है। जैसे तन्मय बता रहा था ना, एक वो जो जिस इंटरव्यू में नाज डेली भी था कि आई थिंक ही वाज टेलिंग अबाउट हिज ओन चैनल के ही एवरेजेस अराउंड $20,000 अ मंथ। अब आप तन्मय के चैनल पे जाएं तो देखें उसमें महीने में कितनी वीडियोस है, मैक्सिमम 4 आती हैं, 5 आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती। बट $20,000 इज़ अ फिगर आई हैव नेवर एवर सीन, आई हैव नेवर इवन सीन 10,000, आई हैव नेवर इवन सीन हाफ, कह सकते हैं, बट नॉट इवन मोर देन दैट। सो आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है। सो फेवरेट चैनल्स में ये हो गए। इसके अलावा पाकिस्तानी फेवरेट चैनल्स
इंस्टाग्राम पे हुज़ैफ़ा जो मेरी पॉडकास्ट पे भी आता है, आई रियली एंजॉय हिज वर्क। इस तरह के कम हैं मगर हैं ज़रूर। टिकटॉक पे आई केम अक्रॉस दिस गाय, ही टीचेस इंग्लिश, तो वो भी बड़ा अच्छा चैनल है। लेकिन कम है इस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली। सो जैसी अवाम या जैसी सोसाइटी वैसा ही आपका यूट्यूबर, वैसे ही आपकी फ़िल्म, वैसे ही आपकी सियासत, वैसी ही आपकी क्रिकेट। अवाम टोटली अनप्रोफेशनल है, सीवी भेजती है तो बॉडी ऑफ टेक्स्ट पे कुछ भी नहीं लिखा होता। इसी तरह आपकी क्रिकेट भी अनप्रोफेशनल है कि वो क्रिकेट खेलने जाती है तो क्रिकेट तो बाद में खेलेंगे, पहले तबलीग कर लेते हैं, चंदा जमा कर लेते हैं, फिर न्यारी खा लेते हैं, फिर $25 की सेल्फी ले लेते हैं, फिर टाइम स्क्वायर पे खड़े जाते हैं, फैमिली को भी पूरे लेके चले जाते हैं, फैमिली ट्रिप भी हो जाएगा। मतलब कोहली की बीवी के अलावा तो मैंने आज तक कोई नहीं देखा, अम्मी अब्बू भी उसके गए हों। आई हैव नेवर सीन कोहलीज पेरेंट्स बाय द वे। आप मुझे बताएं या मुझे कोई ढूंढ के दे कि इंडियन टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कितने इस तरह के इवेंट्स किए हैं। फंड रेजर हो गए, गाला डिनर हो गई, ये हो गया वो गया, वो होते हैं मगर टूर्नामेंट के बाद होते हैं। मिड टूर्नामेंट कभी भी इस तरह की कमिटमेंट नहीं रखी जाती। एक प्रोफेशनल टीम तो कभी भी ना करे। मगर जैसा कि मैंने कहा, अनप्रोफेशनलिज्म हमारे अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है, तो वो आपको एवरी स्टेप ऑफ द वे नज़र आएगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। देयर इज सो मच टू से, बट देन अगेन मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, और आप यहाँ नहा भी हों तो भी आप सेफ़ नहीं हैं, ये भी बात जहन में रखिएगा। तो खैर, ये एक्सपेक्टेशन जो है आप कहीं और रखें, यहाँ पे वही मिलेगा कि जैसी पब्लिक होगी और जैसी पब्लिक की डिमांड होगी। Thank you so much for your question. Alright, जी, next one, cost of living dilemma. Salam Junaid bhai, my name is ABC. I'm a product designer with several years of experience. Originally from Karachi, I've been residing in Dubai since 2020 and currently working for a company based in New York City. I'm a regular viewer of your Ask series, which I enjoy greatly, along with my wife, who is a fan from Uzbekistan. Hello, how are you? Recently, I received the good news that I won the H-1B lottery, जो कि वीज़ा की होती है, एंड एम्प्लॉयर इज़ नाउ प्रोसीडिंग विद द पिटिशन फाइलिंग प्रोसेस. While this seems like a fantastic opportunity to move to the US and advance my career, I have some concerns based on my observation during my visits to New York. The cost of living in New York City is extremely high. For instance, hotels in Manhattan cost over $300 per night. जी हाँ, बिल्कुल मैं भुगत के आ रहा हूँ इस वक्त. For a very small room with minimal facilities. मेरे रूम में फ्रिज भी नहीं था, माइक्रोवेव भी नहीं था, केटल भी नहीं थी, ना देयर वाज नथिंग, वाज अ बेड था और वॉशरूम था, और वॉशरूम में बॉडी वॉश तक भी नहीं था. So yeah, meals are significantly more expensive compared to Dubai, costing around $20 per meal. Transportation such as Uber or Lyft is also pricey, with short rides costing around $20. $20 तो खैर बहुत कम है, महंगी. Like मैं जो नासाउ काउंटी जा रहा था, नासा काउंटी from 5th Avenue, it was costing me around $100 वन वे. फिर ये कि हिक्सविल से ट्रेन चलती है तो वो मैं $15 में वापस आ गया था. बट या, no need to mention entertainment. I have compiled an expense sheet for monthly groceries, rent, and transportation. Living in desirable neighborhoods of Brooklyn or New Jersey costs around $4,000 per month. Weekly groceries for 2 people cost between $100 to $150. As a car enthusiast, I would want to have a car, but parking garages cost about $500 per month. Yes, absolutely. Overall, it costs approximately $7,000 per month to live comfortably in New York. My company is offering me a salary of $150,000 per year, but after taxes, which are around 34%, my net earnings would be approximately $96,000 or $8,000 per annum. Per month, sorry. From a distance, moving to USA, particularly New York City, seems glamorous, but in reality, it feels like living paycheck to paycheck. I seek your advice. Is it worth moving to the US, or should I continue working from Dubai and save for the future? Also, considering travel opportunities, I've noticed that people here in Dubai save more and travel internationally more often. Looking forward for your response. So, एक भाई हैं, दुबई में रहते हैं और इनको न्यूयॉर्क में ऑफ़र हुई है, H-1B वीज़ा भी लग गया है, मगर मसला ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा है. अब आपने जो चीज़ें मेंशन की, आई टोटली एग्री विद यू एंड दैट इज़ इंटायरली द केस. हाउएवर, यू डोंट हैव टू हैव अ होटल इन मैनहट्टन. अगर आप हाइब्रिड वर्किंग कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस, लाइक 3 दिन घर से, 3 दिन रिमोट और 3 दिन फ्रॉम ऑफिस, यू कैन डू दैट. बाकी जो एक चीज़ है, आपने मील्स का भी लिखा, ट्रांसपोर्टेशन, ऊबर भी महंगी है, बिल्कुल गाड़ी रखना भी अजाब है, ट्रैफिक बहुत है न्यूयॉर्क में. आप
6 माइल की राइड थी मैनहट्टन से एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की, और वो उसकी ऊबर $60-70 आ रही होती थी। और फिर ये कि इट वॉज लिटरली अंडर 7 माइल्स, वेर एज इन टेक्सिस एवरी माइल इज़ 1 मिनट। अच्छा, इसमें न्यूयॉर्क वाली ऊबर में टाइम भी लग रहा था 40 मिनट 45 मिनट। ट्रैफिक इज़ क्रेजी। सो अब आपने रखा कार इंथुजियस्ट, तो कोशिश करें कि आप वहाँ ना रखें कार, क्योंकि वहाँ पे सबवेज हैं, बट देन आई डोंट थिंक दे आर सेफ। मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, खैर ज़्यादा लोग जान सकते हैं, बट इट स्मेल्स लाइक पिस एवरीवेयर यू गो इन न्यूयॉर्क सबवे। इट स्मेल्स लाइक पिस एंड यू कैन एक्चुअली सी इट एवरीवेयर। जो एक चीज़ है वो ये है कि भाई अगर आप दुबई में ही रहेंगे तो इवेंचुअली यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, विद योर उज़्बेक वाइफ। अब जिस तरह के हालात पाकिस्तान में आज हैं, लोगों को जला रहे हैं, अभी बकरा ईद हुई है और लोगों के घरों में कूद कूद के कादियानी बकरे और कादियानी गोश्त बरामद किया गया है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि लोग शलवार उतार के चेक करेंगे कि आपकी खतना पॉइंटी है या सर्कुलर है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज जब आप लोगों को एक लीवे दे देते ना कि हाँ ये कर सकते हो, देन दे नेवर स्टॉप। तो वो कहते हैं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पहले एक काफिर हुआ, फिर दूसरा काफिर हुआ, एक एक करके सारे काफिर हो जाएंगे। So with the way things are in Pakistan, it's not even safe now. कराची वैसे ही अनसेफ है, और फिर उसके अलावा रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान आपके सामने ही है। H1B का फिर एक ही फ़ायदा मुझे नज़र आता है, वो ये है कि इवेंचुअली यू विल, आई एम नॉट श्योर, लोग बता सकते हैं कि क्या वो उसमें कन्वर्जन पॉसिबल है, क्या आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू लिव फॉर एक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स। दैट इज़ द ओनली लुक्रेटिव साइड। दुबई भी सस्ता नहीं है, अगर दुबई में इस तरह से सेविंग है तो दूसरी तरफ से भी निकल जाते हैं। आपके गाड़ी के ही फाइन्स जो हैं साल के 3 से 4 हज़ार दिरहम हो ही जाते हैं, विच अमाउंट्स टू $1,000+, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो दुबई भी आपको किसी ना किसी तरह चूज़ ही लेता है। और सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, कंफर्ट बहुत है दुबई में, इट्स एक्सट्रीमली सेफ, इट्स वेरी मुस्लिम सेंट्रिक, मतलब आपको यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपको ईस्ट चाहिए वो भी मिलेगा, मुस्लिम वैल्यूज़ भी मिलेंगे, आपको वेस्टर्न चाहिए वो भी मिल जाएगा, एक हद तक ही मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। एंड इट्स इन द नेक्सस ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल बीच में है, एवरीवेयर इज़ 1 फ्लाइट अवे। जैसे कि आपने कहा कि पीपल सेव मोर एंड ट्रैवल मोर। अमेरिका में आप ये कर सकते, देखो बहुत सारे अमेरिकी ज़िंदगी में उन्होंने पासपोर्ट ही नहीं बनाया, बिकॉज वो अपनी पूरी ज़िंदगी में अमेरिका ही पूरा नहीं घूम पाते। सो यू डोंट हैव टू ट्रैवल इंटरनेशनली एज मच वहाँ रह के, क्योंकि देर सो मैनी थिंग्स यू कैन डू विद इन अमेरिका। और अगर आप इफ़ यू गो ऑन अ बजट एयरलाइन, इट डजंट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। फ्रंटियर एयरलाइन पे मत बैठना, और स्पिरिट पे तो बिल्कुल भी मत बैठना। सो या साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट। सो देर इज़ सो मच टू सी विद इन अमेरिका एज वेल। तो अगर आपका यही कंसर्न है, हाँ, अनलेस यू वांट टू सी यूरोप, अगर इफ़ यूर अ फैन ऑफ ओल्ड कैथीड्रल्स एंड द स्ट्रीट्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ अमेरिका में भी आपके काफ़ी सारे शौक पूरे हो सकते हैं। गाड़ी का अब इट डिपेंड्स वेयर यूर लिविंग। अगर आप लॉन्ग आइलैंड में रह रहे हैं, जैक्सन हाइट्स में रह रहे हैं, जैक्सन हाइट्स इज़ लाइक टोटली शिट, इट्स लाइक कराची में लालू खेत में घूम रहे हो, पान की पीकें, वही पब्लिक गंदगी हर जगह, एट सो बैड। बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, नासा काउंटी कैसी है रहने के लिए, सुना है मैंने अच्छी है। सो इफ़ यू गो इनटू सबर्ब्स तो कॉस्ट भी कम होती जाती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका काम किधर है, आपकी नौकरी किधर है, डू यू हैव टू ट्रैवल इनटू वर्क, या हाउ ऑफन इन अ वीक ट्रेन में आ सकते हो या नहीं, वट एवर। और अब तो जो टनल है, आई थिंक उसका $21 चार्ज था व्हेन आई वाज देयर। लाइक एवरी टाइम यू गो थ्रू अ टनल यू हैव टू पे $21, जो कि अब बढ़ा के शायद $30 भी कर रहे हैं। सो लोग जो न्यू जर्सी से आएंगे, जो न्यू जर्सी से हु ड्राइव इन टू वर्क इन न्यूयॉर्क, वो ऑलरेडी 2 जगह वहाँ टोल दे रहे होते हैं, वो न्यूयॉर्क में भी देंगे। उनका डेली का टोल जो है ना $120 बन रहा है, आई थिंक 1 वे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो उस पर उन्होंने सू भी कर दिया है वगैरह वगैरह। सो येस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ एक्सट्रीमली हाई। लेकिन अगर आपका आगे का गोल ये है कि मैंने अमेरिका में ही रहना है, या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। दैट्स द प्राइस यू पे। देखो, यू विन सम यू लूज सम। दुबई में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वापस जाना है। अमेरिका में ये है कि आपको दिल स्क्वीज़ यू, दिल स्क्वीज़ योर पॉकेट। इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू गो अराउंड एंड एवरीथिंग, मगर ये कि इवेंचुअली देयर इज़ अ सेफ्टी नेट ऑफ माइग्रेटिंग टू अमेरिका एंड देन गेटिंग द नेशनैलिटी। तो अगर आपका वो गोल है और वो इससे पूरा हो सकता है, तो देन आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन।
लोग जो सुन रहे हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू चूज़, या जो लोग सिमिलर बोट में हैं या सिमिलर बोट में रहे थे, या फॉर एग्जांपल इफ़ यू गाइस वर इन द मिडल ईस्ट एंड इवेंचुअली यू हैड एन ओपनिंग इन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूएस, व्हाट डिड यू डू, व्हाट फैक्टर्स डिड यू काउंट इन। हाँ, अभी तो आपने लिखा है बेगम है, कल को बच्चे भी होंगे, उनकी स्कूलिंग भी है, नर्सिंग भी है, अमेरिका में हेल्थ केयर इज़ हेल्थ। दुबई में भी इट्स नॉट फ्री बट इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव कि आप 10 दिन के लिए गए हो तो $500,000 बिल बन गया, ऐसा तो नहीं है दुबई में एटलीस्ट। सो येस, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो जो लोग अमेरिका से सुन रहे हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या जो जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया, क्या आप फ़ायदे में रहे या नुकसान में रहे, आप बता सकते हैं। अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, सबके अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये कि इट्स बेटर टू हेयर इट फ्रॉम समवन हु इज़ गॉन थ्रू द सेम बोट रादर देन आई हु हैज़न्ट बीन ऑन दिस। मगर या प्रोज एंड कॉन्स देखें कहाँ से ये रखता है। दुबई का वही फैक्टर जो मैंने बताया कि इवेंचुअली यू हैव टू गो बैक होम, वहाँ पे मे बी यू कैन कन्वर्ट दिस H1B इनटू समथिंग एल्स एंड देन इट्स अ बिग इंडस्ट्री। सो कंसिडरिंग आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में हैं तो वहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री इन कैलिफोर्निया, यू कैन ऑल्सो शिफ्ट योर जॉब। आई एम नॉट श्योर H1B में आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या लिमिटेशंस हैं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कि आपका स्कोप बड़ा हो जाता है। इट्स अ बिग मार्केट। अमेरिका 50 मुल्क हैं, ये बात याद रखिएगा हमेशा, वो एक 50 मुल्क हैं, उसकी हर स्टेट की जो जो विनिंग स्टेट हैं उनकी $1 ट्रिलियन इकॉनमी है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है अकेला टेक्सास को इतना रन करता है, फिर उसका ऑयल है। कैलिफोर्निया की अलग एक बूमिंग है, अब खैर ऑस्टिन में भी आ गई हैं बहुत कंपनीज। न्यूयॉर्क की अपनी एक वेव है, यू नो, तो इट्स अ बिग बिग मार्केट हर लिहाज से। सो वो भी चीज़ें कंसिडर करें, अपना फ्यूचर देखें, एंड ये कि पाकिस्तान कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग टू मूव इवेंचुअली आफ्टरवर्ड्स, मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप बहुत चीज़ें अनलर्न कर चुके होते हो। फिर यहाँ के अब जब आप उसी, अब मैं जेट लैग में था और रात को मेरा दिल किया मैं चाय पी के सोऊं, मुझे नींद आ जाती है चाय पी के, बाय द वे। तो होता ना कि थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो फिर बंदा सो जाए, गैस नहीं आ रही थी तो। और ये कराची की बात है, आई लिव इन अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव एरिया, तो फिर अब आप सोचें साउथ पंजाब, वज़ीरिस्तान, उधर क्या ही लोग करते होंगे। सो इट्स अ वेरी बहुत बेसिक चीज़ है कि मेरा दिल कर रहा है चाय पीने का और मैंने चाय पीनी है। सो चाय पीना इज़ नॉट, यू आर नॉट इन दी 1800s कि आपने श्रीलंका में किसी फार्मर को उठाना है और भाई तू चाय लेकर आ पहाड़ से और फिर मैं बनाऊँगा। इट्स लाइक इंस्टेंट टी आपके पास रखी हुई है, दूध भी रखा हुआ है, चीनी भी रखी हुई है, कप भी है, चमचा भी है, नहीं है तो गैस नहीं है। ये बड़ी बेसिक चीज़ है। सो जब आप बहुत बेसिक चीज़ों को तरस जाते हो ना, यहाँ आके पानी नहीं आ रहा, लाइक पानी नहीं आ रहा, तो ज़िंदगी में गुजारना बहुत मुश्किल। कंसिडरिंग कि आप दुबई से आए हो, दुबई में जब जहाज़ लैंड हो रहा होता है ना तो किसी भी छत पे नीली टंकी नहीं दिखती, जिस तरह आपको यहाँ दिखती ना छतों पे नीली 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 टंकियाँ नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ नलका खोलो पानी आता है। इंग्लैंड में भी ये नलका खोलो गारंटीड पानी आता है और इतना साफ़ कि आप पी सकते हो, राइट। और उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स तो देखो कितने हाई हैं, लेकिन आप पी सकते हो। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप फिर पाकिस्तान आओ, फिर वो बेसिक चैलेंजेस में लग जाओ जो आप 20 साल पहले छोड़ के गए थे, वो चैलेंजेस वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी देखो समर्स आ रहा है, अभी बारिश होंगी, फिर फ्लडिंग हो जाएगी पाकिस्तान भर में, और फिर वही खबरें, वही आप किसी भी साल का अखबार उठा लें, वही खबरें। सो यू डोंट वांट टू कम बैक टू दिस वंस यू मेड इट आउट। सो या देख लें। आई होप, आई विश यू द बेस्ट एंड आई होप आपके लिए आसानी हो। थैंक यू। ऑलराइट जी, द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम समवन फ्रॉम अफगानिस्तान. It says it's getting frustrated, an Afghan who wants to talk to you. Salam Khush Ahmadid sir, my name is ABC. I was born in Afghanistan in 1987 but soon migrated to the UK. I want to discuss my interactions with Pakistanis with you. Well, it's not going to be a good one. I realize whenever I talk to my Pakistani friends, they're always obsessed with discussing Afghanistan. The conversation never goes in the right direction. You can't have a healthy discussion because they can't seem to understand or comprehend why Afghans dislike Pakistan's policies, or more specifically, the Pakistani government. When I tell them it's because of Pakistan's history of supporting the Taliban, they get triggered and say we no longer support them. We fight terrorism ourselves. We lost thousands of people from terror attacks after the takeover. When I bring more proof of different points as to the negative role Pakistan has played in Afghanistan, the insecurities and contradictions start coming out, and the typical boasting. We funded
slash supported the Mujahideen during the Soviet war, took in millions of refugees, yet you are all ungrateful. But their most insecure point that they obsess over India. You guys take support from India. Look what they're doing to Kashmir, and you organize terror attacks with their intelligence services into Pakistan, etc. I never demand reparations from them. Neither do I have. Neither do I ever make them feel they should apologize to me for all that went down in Afghanistan. But in every interaction, that's usually where the conversation heads. And when I critique Imran Khan and his hypocrisy on defending Kashmir while being in bed with China as he validates what they're doing to the Uyghurs, they ignore to or deflect or justify in some way or another. Basically, what baffles me when discussing politics with Pakistanis based off my observation is that you can't criticize any aspect of their country, whether it's the general actions or mindset of their people or the policies of their government. They justify everything or deflect and say, well, you guys and India, you guys and America. Most of the times I try to avoid this discussion because it's a pain point for me, but they somehow always involve me into it and ask for my approval on their opinion. I do not hate Pakistan or Pakistani people in general. That's why I have such good friends and I live in a neighborhood with most Pakistani being professionals in their field. Why is politics so center of focus of every Pakistani? देखिए, first of all, we have nothing else to talk about. वही कहते हैं ना कि जब आपके पास जब आप ना कोई किताब पढ़ते हो, ना आपकी कोई हॉबी होती है, ना आप ट्रैवल करते हो, तो आपके पास बात करने को और दिखाने को ही चीज़ें रह जाती हैं. तो दिखाने को फिर लोग अपने डिज़ाइनर कपड़े, जूते, गाड़ियाँ ही दिखाने को रह जाती हैं, घर दिखाने को रह जाते हैं, और डिस्कशन फिर घूम फिर के वही, क्योंकि उनका यार जितने पाकिस्तान ऑब्सेस्ड है ना पॉलिटिक्स से, उनको पॉलिटिक्स की ए अलिफ बे भी नहीं आती. कोई भी पॉलिटिक्स आपसे डिस्कशन करे ना, तो उससे ज़रा ये पूछेगा कि सेनेट का काम क्या होता है. जब पार्लियामेंट है हमारे पास तो सेनेट क्यों होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, सेनेटर के इलेक्शन क्यों नहीं होते जिस तरह, उनको पता ही नहीं होगा. दे डोंट इवन नो कि डिफरेंट हाउसेस के फंक्शंस क्या हैं. ये जैसे अक्सर आप मेरी वीडियोस के नीचे देखें, लोग हमेशा कहते हैं जुनैद अकरम फॉर प्रेसिडेंट. अबे प्रेसिडेंट के कोई राइट्स ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है. प्रेसिडेंट की बातें लीक हो जाती हैं यहाँ पे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद कोई पावर ही नहीं है. लोगों को पता ही नहीं है सेंटर ऑफ पावर कहाँ है. तो सो पीपल हैव नो नॉलेज, और जिसके पास नॉलेज नहीं होती ना वही ज़्यादा, देखें फटाफट क्या खाली ढोल ज़्यादा शोर करता है. सो इनका कोई नॉलेज बेस तो है ही नहीं. वो एक ही सेंटेंस में आपको दो बातें करेंगे. वो बातें ये करेंगे, एक टिपिकल पाकिस्तानी का माइंडसेट ये है कि अमेरिका झूठ बोलता है, ये कभी चांद पे गए नहीं, लेकिन ऑन द सेम ब्रेथ वो ये बोलते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहाँ अजान सुनी थी और वो आके मुसलमान हो गया, और नासा हमसे ये बात छुपाता है. दुनिया फ्लैट है लेकिन वो चांद पे गए थे और दुनिया गोल भी थी. एक ही सेंटेंस में आपको दो डिफरेंट. पीपल आर जस्ट सो इलिटरेट. मैंने तो फेसबुक पे कमेंट करना ही छोड़ दिया है. इंस्टाग्राम पे अगर मैं करता भी हूँ तो मैं बस ट्रोल कर देता हूँ कभी किसी को, ऑब्वियसली नॉट बीइंग टू पर्सनल. मगर ये कि इट्स नॉट वर्थ योर टाइम. लोगों को आप बात उससे करो, इसको कुछ दो बातों की समझ तो हो. पता है नहीं, शोर पूरा करना है. वही वाली बात जैसे आपने कहा कि जी इमरान खान की हिपोक्रेसी की आपने जिस तरह जिक्र किया कि जी कश्मीर पे शोर करता है बट चाइना उइगर को मारता है. सेम इसी तरह बर्मा को हम रो रहे थे कि जी म्यांमार में इतना जुल्म कर रहे हैं, मगर यमन की आवाज़ नहीं निकालती. मसला ये नहीं है कि मुसलमान मर रहे हैं, मसला ये है कि जो मार रहा है क्या वो हमें पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा. चाइना पैसे दे रहा है तो खल्ली वल्ली, उइगर वो मार दिए, मस्जिदें ख़त्म कर रहे हैं, उनको री एजुकेशन सेंटर्स में डाल रहे हैं. कितनी रिपोर्ट्स हैं, आप जाके देख लें, इतनी वीडियोज़ हैं, मगर कुछ नहीं होता. म्यांमार वाले हमें पैसे दिए, कभी उसने नहीं दिया ना, और खल्ली वल्ली हम उसके ख़िलाफ़ धरने भी किए. सेव बर्मा, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2015 में छुट्टियों में मैं आया हुआ था तो कराची में बहुत ही ख़तरनाक हीट वेव आई थी, और उसमें तकरीबन 500 प्लस लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे. इसमें ज़्यादातर बेचारे वो थे जो होमलेस, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो बेचारे वैसे ही बाहर रहते हैं. तो हीट वेव बहुत ख़तरनाक थी. एंड देन आई रेज फंड्स, एंड देन कफ़न ख़त्म हो गया था कराची में. तो कफ़न ढूंढने पता नहीं मैं कहाँ जोड़िया बाज़ार चला गया, वो अरेंज किए. फिर जगह जगह वो बने होते थे मेक शिफ्ट सेंटर्स, फिर वहाँ पे चीज़ें जमा कराना, किसी को क्या चाहिए, जूस के कार्टन, किसी को बर्फ़ नहीं मिलती थी भाई. इतनी ख़तरनाक हीट वेव आई थी, मगर हमने उससे क्या सीखा, कुछ भी नहीं. अब फिर हीट वेव में बैठे हैं. तो जब वो आई थी
तो मुझे बहुत सारे लोग बाहर से भी पैसे भेज रहे थे। तो किसी ने मुझे अमेरिका से भेजे पैसे जो कि एमसीबी से रिसीव करने थे, राइट। नाउ जो लोग कराची में रहते हैं, एमेजिना रोड है, जामा क्लॉथ मार्केट आप क्रॉस करते हैं और आपके सीधे हाथ पे सिविल अस्पताल आता है और उल्टे हाथ पे कौसर मेडिको आता है, राइट। और उसके बराबर में एमसीबी की ब्रांच है, बहुत पुरानी ब्रांच है, राइट। अब सामने सिविल हॉस्पिटल है और वहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, राइट। क्योंकि ज़ाहिर है इमरजेंसी थी, 500 बंदा मर गया, मजाक नहीं, कब्रें ख़त्म हो गई थी। तो बहुत सारी मुझे याद है एदी फाउंडेशन ने फिर मास ग्रेव्स बनाई थी और बहुत सारी लाशें अननोन थी, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा वो ड्रग एडिक्ट से, उनके पास ना आईडी होती ना कुछ, ना उनका कोई पूछने वाला आता है, तो मास ग्रेव्स बनी थी। लुक इट अप प्लीज़। तो मैं जब एमसीबी बैंक गया तो मैंने बोला जी अमेरिका से पेमेंट आई है, पता नहीं कोई $200 थे, $300 ऐसी कोई अमाउंट थी। तो उन्होंने बोला कि किस ज़ुमरे में आई है, राइट। तो मैंने कहा कि ये फंड्स हैं कॉज रिलेटेड, मैंने कोई इस तरह की बात की। तो उन्होंने बोला बर्मा के लिए, उस ज़माने में बर्मा वाला इशू चल रहा था, म्यांमार वाला इशू, कि ये बर्मा के लिए आए हैं पैसे। तो मैंने बोला खुदा के बंदे, तू सिविल हॉस्पिटल के सामने बैठा है जहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, 500 बंदा मर गया है, तो तुझे जहन में ये क्यों नहीं आया कि इसके लिए हो सकता है? तू बर्मा क्यों पहुंच गया? पहले तो बता बर्मा का कैपिटल क्या है, फिर आगे बात करते हैं। तो हम ना बड़े अलूफ है कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमें बस तीसरे मोहल्ले की चाहिए खबर। तो इतना वो था उस ज़माने में, प्रोटेस्ट भी होते थे वगैरह वगैरह। अगेन क्यों बर्मा पैसे नहीं देता? सऊदी भी तो यमन में इतने अरसे से वॉर कर रहा है, यमन में कितना जो है बच्चे भूख से मरे हैं, क्या उसके लिए कभी देखा आपने कोई प्रोटेस्ट? सऊदी एम्बेसी ये पीछे गली में यहाँ पे, कभी आपने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट? क्यों? सऊदी पैसे देता है। तो मसला ये नहीं है कि मुसलमान मर रहे हैं या मुसलमान ही मार रहा है, मसला ये मारने वाला हमें पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा, दैट्स इट। यही मैट्रिक है पाकिस्तानियों का और इनकी हिपोक्रेसी है। खैर, तो सो नहीं किया करें डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात वहाँ करें जहाँ पे आपको उम्मीद हो कि चार अकल की बातें सुनने को मिलेंगी। एंड बहस बराए बहस नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये सोच के करनी चाहिए। मेरा हमेशा ये आर्ग्यूमेंट होता है और थॉट ये होती है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ ताकि मुझे कुछ सीखने को तो मिले। इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो कोशिश हमेशा ये नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं कितना सही हूँ या मैं कितना अच्छा हूँ। मेरे अपनी पर्सनल ख्वाहिश होती है कि मैं गलत हूँ ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। आई कैन मेंड माई वेज। ज़िंदगी जहालत में नहीं गुजारनी। तो मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह यही अप्रोच रखी, इसीलिए हम सीखते गए और इवॉल्व होते गए। इंसान होता ही इवॉल्व है ना वक्त के साथ साथ। तो ये कि नहीं जी मैंने जो मान लिया है वो उस पर मैं ईमान ले आऊँ और मैं तो गलत हो नहीं सकता, ना मेरा लीडर गलत हो सकता है, ना मेरा मसला गलत हो सकता है, बस ख़त्म बात, ख़त्म शुद्ध। ये नहीं करना होता हमेशा। यू हैव टू बी ओपन। तो बात उससे करें जो कि जिसका मकसद आपको नीचा दिखाना ना हो, उसका मकसद हो रेप्रिमेंड होना या करना अपने आप को। तो जब आपने देखा कि अगले ने किसी भी सूरत मानना ही नहीं, तो उसे बहस ही कर, अपना ही टाइम और अपनी एनर्जी ज़ाया करना है, ठीक है ना। एनर्जी जो है ना बड़ी स्केर्स है दुनिया में, तो वो सेव करके रखनी है और मेंटल पीस भी सेव करके रखना है, ऐसों पे ज़ाया नहीं करना। तो कोशिश करें पाकिस्तानियों से इन टॉपिक्स पे बात ही ना किया करें। बोले हाँ आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, हम हाँ इंडिया से मिले में और हम ही कर रहे हैं, हाँ ठीक हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप इतने बड़े हो, इतनी अच्छे आपकी सब कुछ इदारे हैं, तो फिर कर लें, फिर क्या बंदा बहस करे यार। सो या I understand the grievances Afghan people have towards Pakistan, and of course Pakistan has meddled a lot into their affairs और हमने उसको प्लेग्राउंड बना के रखा ग्लोबल पावर्स के लिए। अब ये जो कह रहे कि जी हमने मुजाहिदीन भेजे या हमने रेफ्यूजीज़ लिए, भाई आपको नहीं लेने पड़ते रेफ्यूजीज़ अगर आप मेडल ना करते। आपने अपने डॉलर के चक्कर में दूसरों के बच्चे बाहर भेजे, अपने बच्चे बाहर अमेरिका भेजे, दूसरों के बच्चे आपने काबुल भेजे, राइट। और पैसे भी ले लिए, पेमेंट भी पूरी पकड़ ली एडवांस में। अब जब उसका स्पिल ओवर आया आपके शहरों में, तो अब आप कह रहे हो कि जी अफ़गान इतने क्यों भर गए यहाँ पे, ये है वो है। खैर अब ये बड़ा डीप टॉपिक है, इसमें बंदा ना ही जाए। सो ग्रीवेंसेस समझ आती हैं और ऑफ कोर्स इनको एड्रेस होना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पे कौन गलत है या क्या सही है, कि आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है। जो हो गया यू कैन नॉट चेंज इट। द ओनली थिंग यू कैन लर्न, इमरान खान की मुझे ये बात बहुत पसंद है, द ओनली थिंग यू कैन डू विद योर पास्ट इज़ लर्न फ्रॉम इट। उसका आप और कुछ नहीं कर सकते, कब तक रहोगे उस पर बैठ के। सो वी नीड टू सिट डाउन एंड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, जो कि दोनों साइड से हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। लेकिन हम
हमने अपने बुत बनाए हुए और हमने उन्हीं की बस पूजा करनी है, तो बस फिर करते रहें। सो ये वाली बातें अवॉइड ही किया करें। और ये बड़ा शौक़ है हमारी आवाम को भी कि दूसरों के बारे में जानना है कि जी आपकी सोच क्या है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, या आपका ये क्या है या वो क्या है। मतलब क्यों भाई, व्हाट डज इट हैव टू डू विद यू, या मुझे आपकी ये चीज़ें जान के मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़ायदा होगा। आप अगर इसको इस तरह वे करना शुरू करें ना चीज़ों को, कि मुझे मेरी ज़िंदगी को या मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा ये जान के कि आप पीटीआई सपोर्टर हैं या आप नून लीग की सपोर्टर हैं, मुझे क्या, जो भी हैं अल्लाह आपको खुश रखे, बात ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास वही वाली बात है ना, देखिए बात करने का शौक़ बहुत है, करनी भी है, मगर किस पे करें। ना ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी, जो एक किताब पढ़ी वो भी किसी और ज़बान में पढ़ी, कुछ सीखा ही नहीं उससे। और जो है बस लोगों के अंदर झांकने की एक ताक झांक की आदत है। कंटेंट भी हम उसी तरह का देखते हैं कि अगले के घर में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में भी हमें चाहिए। हमें बस सबको तबलीग कर, सबको एक ही रंग में लेकर आना है, और ख़ुद उस रंग के हैं नहीं। चाहे वो मसलक की तबलीग हो, चाहे वो दीन की तबलीग हो, सबको मुसलमान करना है, ख़ुद नहीं होना। तो यही चीज़ फिर हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। भाई मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ख़त्म बात। तो बहसीले हैं हम, बहैसियत कौम हम बहुत बहसीले हैं। वही वाली बात कि हमारा बहस करने का मकसद ये नहीं होता कि उसका कोई रिज़ल्ट निकले, बस हमारा मकसद ये होता है कि मैं कितना सही हूँ और तुम कितने गलत हो। तो जहाँ पे ये अकड़ और मैं आ जाती है, वो बात किसी मुद्दे पे पहुँच नहीं पाती, वो फिर आप गोल चक्कर ही काटते रहते हो, एंड यू जस्ट रनिंग इन सर्कल्स। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग विद समवन जिसने खुद को अपने आप को चेंज करने नहीं है। हाँ, आई एम ओपन टू डिबेट विद समवन जो खुद भी इस नज़रिए से आए हो कि हाँ यार, मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो मुझे कुछ 4 बातें सीखने को मिल जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ ये सोच वाले लोग नहीं मिलते। हमें बस ये मिलता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ और तुम सारे गलत हो। तो ये पागल खाने में ही होता है। पागल खाने में हर पागल कहता है कि मैं ही पागल नहीं हूँ, बाकी सब पागल हैं। तो ये पागल खाना हमने एक बहुत बड़ा बना दिया है और हमने दुनिया भर में फैला दिए हैं, और वो बस करते रहते हैं। सो कोशिश कीजिए, अवॉइड करें, इन टॉपिक्स पे ना जाएं। क्रिकेट की बात कर लिया करें, या आगे पीछे, फिर उसमें बोलेंगे जी इंडिया से सीख रहे हो क्रिकेट और हमें हरा रहे हो आगे पीछे। भाई अपना गेम अच्छा करो, आगे हो जाओ, ख़त्म बात। सो सॉरी टू हेयर दिस, बट इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया। और जी लास्ट क्वेश्चन, आई एम द मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। सलाम जुनेद भाई, फर्स्टली आई don't just want to say thanks to you, but also the audience of your channel that reciprocates your energy via comments underneath your videos, which are surprisingly positive and resonate with you. Thank you so much. You indeed have one of the smartest followers. They might not be the largest in numbers when compared to others, but the best minds of Pakistan in terms of quality. Love you dearly. Thank you so much, sir. Even though your vocal thoughts are enough to earn you a tag of foreign agent, but I salute your bravery which challenges the social norms. By the way, मैंने वो टाइटल बहुत पहले जीत लिया था यहूदी एजेंट का। मेरे माथे पे किसी ने इसराइल का झंडा बना के यहूदी एजेंट लिख दिया था, एंड दैट वाज 6 years ago. So yeah, ये टैग आ चुका है हम पे। आई रियली होप दिस क्वेश्चन डजंट गेट लेबल्ड एज मुल्क दुश्मन और तुम्हें तो सिर्फ मुल्क में कीड़े दिखते हैं question, but here it goes. There are multiple popular YouTubers who, under the garb of world news and intellectual honesty, intellectual honest podcast invite some random non-credible guest on their show and discuss things like Pakistan ka role in the Palestine-Israel war, Ukraine-Russia war, USA-China war, etc., etc. This isn't even an attempt by them to capture views by selling manjan. This is an issue with every individual, every news media outlet, every politician, even overseas Pakistanis. They actually believe in what they say and think. We think of ourselves as the main character of a video game, and now the world revolves around us. And how the world revolves around us. Everything that happens in our surroundings happens for us, and we must get involved and resolve the crisis situation. Why does Bangladesh, which has very much a part of us, not have the same issue? If you think this is an ethnic Punjabi thing, why don't Punjabis of India or Pashtuns or of Afghanistan have the same issue? Why do we have prime ministers and army chiefs being vocal about being arbitraries of a conflict they don't know jack about? Nationalism is shoved down the throats of many countrymen, for example, Russians, most African countries, and recently India and Turkey.
Yet we don't see their people suffering from this main character syndrome. Why do we feel like we have this titanium armor of eliteness when we clearly aren't that useful for the rest of the world? I'm just curious. I'm just a curious comrade who wants best for Pakistan but is unable to understand this mindset of a common Pakistani and its originations. So ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमें एज अ नेशन मेन कैरेक्टर बनने का, कि पूरी दुनिया के जो मामलात हैं ये हमारे लिए हो रहे हैं, या हमने बचपन से सुना है कि यहूदी चार बैठ के एक कमरे में राउंड टेबल में बैठ के साजिशें कर रहे हैं हमारे अलावा, हमारे खिलाफ। अभी पिछले दिनों हमने देखा, हम देखे 8 महीने से बॉयकॉट चल रहा है। इनफैक्ट इवन अगर कोई यूट्यूबर बाहर मुल्क में है और अगर वो खाने के साथ कोक या पेप्सी है जिसका ऑल्टरनेटिव वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसको भी गालियाँ दे रहा है। वहाँ पे वो कोला नेक्स्ट कहाँ से लेकर आए, दुबई में कहाँ से लाए, वहाँ नहीं मिलती है। एनीवे, तो जहाँ एक तरफ इतनी बॉयकॉट की मुहिम पिछले 6-8 महीने, इतनी कि कोक स्टूडियो इस बार नहीं चला, दिस बेयरली एनी हिट। और कल जो है एक कोक के ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर भाग गया और पूरी आवाम ने कोक लूट ली। कोक और स्प्राइट के कैन बशमूल ख़वातीन लेके भाग गए, उन्होंने लूट लिया पूरा। इसी तरह का एक वाक़या पहले हुआ था, उसमें एक ऑयल टैंकर गिर गया था बहावलपुर में और लोग उसका ऑयल उठा रहे थे और उसमें आग लग गई थी, उसमें अच्छे खासे लोग जल गए थे, जल के मर गए थे। तो उस पे बहुत से लोगों ने बोला, मतलब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एक गरीब आदमी है वो तो अपने घर के तेल के लिए उठा रहा था। अरे भाई, एक चीज़ आपकी नहीं है। सी द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, करप्शन और ये टेररिज्म और पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये सारी दूर जगह जो मेन क्रक्स प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, उनको राइट और रॉन्ग की तमीज़ ही नहीं रही और वो ख़त्म हो गई है, नापैद हो गई है। एक चीज़ आपकी नहीं है, अब उसमें आप गरीब हो या अमीर हो वो डिबेट बात की है। एक सड़क पे एक चीज़ है वो आपकी नहीं है, तो आपका राइट कैसे बन जाती कि जी मैंने लिख, चूँकि मैं गरीब हूँ तो मैं इस गिरे हुए ऑयल टैंकर का मैं तेल उठा लूँगा। अब इसमें लोग कहते हैं कि जी आप प्रिविलेज हैं, मतलब बहुत से लोग जो इसके एंटी साइड पे थे तो उनको लोग यही कहते हैं कि आप तो प्रिविलेज्ड हैं, आपके तो 4 ट्रिप दुबई के होते हैं साल के, आपको क्या पता है गरीब के लिए कितना महंगा होता है वो ऑयल, और वो अगर अपनी गाड़ी के लिए उठा रहा था तो क्या हो गया। तो अगर वो आपके घर से उठाता फिर क्या होता? नहीं, तब वो फिर चोरी होती, फिर आप उसको रिपोर्ट कराते, 15 को फ़ोन करते। या फिर ये चीज़ जैसे कि कराची में जो ऑपरेशन हुआ था अगेंस्ट ये जो पथारे लगा देते हैं, एम्प्रेस मार्केट जो पूरी क्लीन हुई, फिर जो कि कई सालों से उस पर कब्जा किया हुआ था लोगों ने, तो जब वहाँ से उनको हटाया कि भाई ये इलीगल है, तो फिर जो यहाँ के जो सिविल सोसाइटी ने काफ़ी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। भाई क्या आप अपने घर के बाहर, क्योंकि ये जो डिफेंस क्लिफ्टन में रहता है वो तो सदर जाता ही नहीं है, जो सदर में रहता है उसको तकलीफ होती है, वो अपनी बाइक पार्क नहीं कर सकता, उसको तीसरे मोहल्ले में करनी होती है। मेरे अपने कज़न्स की 3 बाइक चोरी हुई हैं इसी वजह से, क्योंकि अपने घर के नीचे नहीं पार्क कर सकते, क्योंकि दुकानें सारी सड़क पे आई हुई हैं, तो वो दूर करते हैं और वो चोरी हो जाती हैं। आपने तो यहीं पे रहना है डिफेंस में, तो वो आपको गरीब का वो हो रहा है, तो फिर अगर आपको इतना दुख है तो अपने घर के बाहर पथारे लगा लें। जब आपकी गाड़ी रोज़ फंसेगी फिर आप बोलोगे कि यार ये गलत है। सही और गलत एक अलग चीज़ है, अमीर और गरीब एक अलग चीज़ है, मगर लोगों ने इसको मिक्स कर दिए, तो सही और गलत नापैद है। तो अगेन कोक का ट्रक खराब, मतलब वो एक्सीडेंट करके भागा, तो लोगों ने बोला अब चूंकि इसके साथ कोई नहीं तो मैं इसको लूट लूँगा। तो ये जो लूटिंग मेंटालिटी है वो उसी प्रोडक्ट की जिसके खिलाफ आप 6-8 महीने से बॉयकॉट कर रहे हो, तो किधर गया आपका बॉयकॉट? इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कि मुझे चांस नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़ कि बॉयकॉट आप दूसरे से करवा रहे हो, खुद नहीं कर रहे। खुद के पास मतलब जितने भी मौलवी हजरात हम देखते हैं हाथ में एप्पल का आईफोन होता है, एप्पल इतना बड़ा सपोर्टर है जेनोसाइड का, नहीं जी हम उनके टूल्स यूज़ करेंगे, तो भाई वो भी तो टूल यूज़ कर रहा है, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? खैर वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ये जो मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम है, देखें ये हमें मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि भाई इंडिया में भी अब देशभक्ति बढ़ती जा रही है, रशिया में जी हमेशा से मदरलैंड और जर्मनी में फादरलैंड और ये सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन इस किस्म का तो उसकी वो मुश्ताक यूसुफी मरहूम साहब जो कि बड़े मशहूर सैटरिस्ट भी रहे हैं, उनका ही एक वाक़या है कि जी हम, मुझे एक सऊदी ने बोला कि यार मुसलमान हम भी हैं लेकिन तुम लोग तो कलमा पढ़ के बावले ही हो गए हो। तो यही चीज़ हम देखते हैं ना भाई, किसी और मुल्क में हमने आज तक क्यों नहीं देखा, बांग्लादेश में किसी को जला दिया या मलेशिया में किसी को आग लगा दी या कोई चर्च तोड़ दिया या कोई मंदिर पे हमला कर दिया, हम क्यों नहीं देखते? 56 मुल्क हैं, इसे हमारे मुल्क में ही क्यों होता है? क्यों हम बावले हो गए हैं उसको लेके। अच्छा, ये जो मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम है वो इसलिए हमारे यहाँ इतना बुरा है क्योंकि हमने पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ दिया। हमने इसको बना लिया कि जी दिस इज़ इस्लाम वर्सेस एवरीवन, राइट? सो अगर इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट है चाइना का,
तो वो तो उस पे उन ग्राउंड्स पे है ही नहीं, वो टेरिटोरियल है। लेकिन हमारा तो मसला ही इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म है। तो जब आप इस्लाम का तड़का लगा लेते हो ना किसी चीज़ में कि जी हम सबसे बेहतर हैं और बाकी ये सब क़यामत में जलेंगे, नरक में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे और हम ही सबसे अच्छे हैं, तो जब आप ये सबसे अच्छे का लगा देते हो ना अपने आप को, तो फिर देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ, आप ये अगर ये बोलो कि यार हम और बेहतर हो सकते हैं, जो भी हम हैं हम बेहतर हो सकते हैं, तो फिर बेहतरी के लिए फिर आप काम भी करते हो। लेकिन जहाँ आपने यही बना दिया कि दिस इज़ द बेस्ट, तो फिर देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि जी हिंदू और यहूदी बैठ के हर वक्त 4 टेबल पे बैठे हुए हैं, राउंड टेबल पे पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं और साजिशें भी कर रहे हैं। तो ये जो कोक का ट्रक लूटा, ये किसने साजिश की? किसने आके बोला? ईद पे भाई टमाटर कितने हो गए ईद पे? 100 रुपए से 250। ये कौन से यहूदी ने आके किए? ये कौन से हिंदू ने आके टमाटर महँगे किए? हम अपने अंदर खुद वो हैं जो हम दूसरे को लेबल करते हैं। बस हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम दूसरे को लेबल करना आसान है, बिकॉज हिंदू इज़ एन आइडियोलॉजी। आप किसी जैसे बेन एफ्लेक का एक बहुत मशहूर इंटरव्यू है और मैं हम बहुत उसको कोट करता हूँ, बिल मार्क के जो शो है उस पर वो आया था। उसने कहा था कि वॉर ऑन टेरर जो है ना, it wasn't war on Osama bin Laden or war on Mullah Omar. It was war on terror. Because when you give a vague term, तो it can be anything. तो आज टेरर उसामा बिन लादेन है, कल को टेरर इमरान खान भी हो सकता है, कल को टेरर कारज़ाई भी हो सकता है या मोदी भी हो सकता है। तो वो जब आप चीज़ों को वेग रखते हो ना, तो आप कहीं किसी को भी लेबल लगा सकते हो। तो सिमिलरली हमने एक वेग टर्म बना दी है कि जी यहूदी और हिंदू साजिश, चाणक्य का पढ़ा हुआ चालाक और बनिया है और ये यहूदी है, तो वो एक वेग लेबल है, वो आप किसी पे भी अप्लाई कर दो। काफिर की एक लेबल वेग है, वो मैं भी बहुत लोगों की नज़रों में काफिर हूँ, राइट? तो वेग टर्म्स बना दो और आप बोलोगे बस मैं सबसे अच्छा हूँ। सो हमें बचपन से हेट पढ़ाया गया है और इतनी ब्रेन वॉशिंग की गई है और बहुत मेहनत हुई है इस पर। लोग अक्सर 70s की तस्वीरें लगाते हैं, यार पाकिस्तान वो सो लिबरल, सो ओपन, और PIA के जहाज़ में शैम्पेन भी मिल रही है, कैबरेज भी थे, डिस्कोज भी थे, ये भी थे, और फिर जो है 180 डिग्री का शिफ्ट देखा आपने मुल्क पे। तो यानी सोचे कितनी मेहनत हुई होगी और कितना काम हुआ होगा कि एक मुल्क जो कि कैसा दिखता था उसको आपने क्या कर दिया, राइट? सो बहुत मास लेवल पे, और ये आसान काम नहीं है। आप अपने बच्चे को नहीं चेंज कर सकते भाई, अगर आपका बच्चा फ़ोन पे लगा रहता है हर वक्त, करके दिखाते चेंज। यहाँ पे हम करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं, तो बहुत लेवल पे काम हुआ है, तभी ये सारा माइंडसेट बढ़ा है ना। तो उसमें ये सारे तड़के लगाएं कि भाई तुम ही से दुनिया के फैसले होते हैं और तुम्हारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती। तो ये इतना हमें हवा बना दिए, हम दुनिया के लिए देखेंगे। बात सुने, इफ़ पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और ये इंट्रोस्पेक्शन वाला सवाल है और ये होना भी चाहिए कि अगर आज हम एग्जिस्ट ना करें दुनिया के लिए, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया की तरह बिल्कुल बंद कर दें, व्हाट विल द वर्ल्ड मिस अबाउट अस? अब आप ये सोचें, दुनिया में किस चीज़ में होगा यार, सिवाय फुटबॉल के, वो भी चाइना बना ही लेगा जैसी तैसी करके, सिवाय फुटबॉल जो कि फीफा में चलती है। वाई वुड द वर्ल्ड मिस अस? हमारे आम की वजह से यार। ये भी हमने ना एक बनाया हुआ कि जी हमारा आम दुनिया में नंबर 1 है। मैं खैर आम खाता नहीं हूँ, जो लोग खाते हैं वो बताते हैं, मैक्सिको के भी आते हैं, फिलिपाइन के भी आते हैं, वो भी बुरे नहीं होते, वो भी अच्छे ही होते हैं। तो हमने ये जो बनाया कि हमारे आम के अलावा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं है, दुनिया भर में बनता है आम। तो व्हाट विल द वर्ल्ड मिस अबाउट अस? तो ये सोचें इस बारे में, आराम से बैठ के रिफ्लेक्ट करें कि यार दुनिया को हमारी किस चीज़ की ज़रूरत है। या तो जैसे जैसे ताइवान है, लाइक इतना सा है, इफ़ दैट सीजेस टू एग्जिस्ट, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी दुनिया में, आपकी GPU चिप सब बंद हो जाएगा, क्योंकि वो चिप मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इसी तरह नेदरलैंड में भी एक कंपनी है जो कि वो मशीन्स डिज़ाइन करती हैं जिस पे एनवीडिया अपनी चिप्स बना रहा है, राइट? माइक्रो चिप्स। इफ़ दैट सीजेस टू एग्जिस्ट, प्रॉब्लम है। नेदरलैंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड द बास्केट, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इतना सा मुल्क है, पानी ही पानी हर जगह, लेकिन फूड बास्केट है। सेम गोज़ फॉर सो मेनी अदर कंट्रीज। यूक्रेन एक बहुत बड़ी फूड बास्केट है, सारा आपका ग्रेन व्हीट वहीं से आता है। सो वहाँ पे अगर कुछ हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो समझ आता है। सऊदी इज़ अ बिग पेट्रोलियम आउटपुट वहाँ से आता है, इराक से आता है। इफ़ दे सीज टू एग्जिस्ट, ऑयल प्राइसेस विल लाइक स्काई रॉकेट, है कि नहीं है? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया बंद हो जाए तो सऊदी अरब में ऊँट नहीं आएंगे। आपको पता है सऊदी अरब में जो ऊँट है वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इट्स अ वेरी अजीब सी थॉट, लेकिन इट्स ट्रू, वहाँ से आते हैं। हाँ, चाइना मिस करेगा हमारे गधे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है चाइना को, मतलब सबसे बड़ी नहीं, वन ऑफ द बिग, वो गधे हैं। और वो भी क्यों? बिकॉज उसकी स्किन से कोई दवाई बनती है। सो जब स्किन इतनी जा रही है तो गोश्त का क्या करें? तो गोश्त लाहौर में बिक रहा है, राइट? ये वजह है गधे का गोश्त बिकने की। एनीवे,
सो इसको सोचें, व्हाट विल द वर्ल्ड मिस अबाउट अस? हम क्या बहुत ज़रूरी है? हमारे बगैर हमारे कोई ऑल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं दुनिया में। क्या चीज़ मिस करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। तो जब नहीं करेगी तो फिर आप इसका मतलब है इम्पोर्टेंट नहीं हो। अगर इम्पोर्टेंट होते तो हम बहुत आगे होते। हम इम्पोर्टेंट ज़रूर थे एक पॉइंट पे, मगर हमने उसको पर्सनल गेन्स के लिए यूटिलाइज़ किया। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, मुशर्रफ लाइक्स टू गेट और लाइक्ड टू गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि मैंने मेरे दौर में मीडिया आज़ाद हुआ। बट मीडिया ग्लोबली आज़ाद हो रहा था, इंटरनेट आ चुका था, तो ये सेंस ही नहीं बनता था कि जहाँ पे आप CNN.com और Jio.tv पे जाके न्यूज़ पढ़ लें और PTV कुछ और दिखा रहा है। वो हो ही नहीं सकता था, वो दुनिया में वेव आनी ही आनी थी। आपके टाइम आ गई वो अलग बात है, नवाज शरीफ होता उसको भी खोलना पड़ता, बेनज़ीर मरहुमा होती उनको भी खोलना पड़ता, तो दुनिया वैसे ही खुल रही थी। हाँ, उस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही थी बिकॉज मोबाइल इंडस्ट्री वॉज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। तो जब आपके पास यूएस की इतनी फंडिंग थी कि यूएस ने खुला पैसा दिया हुआ था, वॉर ऑन टेरर थी, तो आप उस पैसे को यूटिलाइज करते और यहाँ पे प्लांट लगाते कि जी फ़ोन्स यहाँ पे बना करेंगे, राइट? हमने कभी लगाया ही नहीं। अच्छा, उस वक्त लगाया नहीं तो दुनिया भर से फ़ोन बन रहे हैं। अब हम खुद फ़ोन बनाते नहीं हैं तो हमें कहीं से लेना पड़ता है, लो तो टैक्स मांगते हैं। अब ये मेरा जो फ़ोन है, ये नथिंग फ़ोन, ये 1,90,000 रुपये का है, इस पे टैक्स 1,20,000 है, मैंने भरा ही नहीं। मैं क्यों भरूं भाई? मैं आज भी पुराना फ़ोन यूज़ करता हूँ, क्यों भाई? या तो फिर इसकी सेफ्टी और इंश्योरेंस होना कि अगर छिन जाए तो गवर्नमेंट नया देगी, वो भी नहीं। FIR तक नहीं काटेगी गवर्नमेंट, तो मैं क्यों भरूँ उसका इतना टैक्स? अफोर्ड कर सकता हूँ, मसला नहीं है, मेरे पास आईफोन भी है, वो तो ज़्यादा महंगा है, मगर मेक्स नो सेंस, राइट? तो एक तरफ जब आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी, खुद लगाई नहीं बिकॉज आप सुस्त थे या आप पर्सनल गेन्स आपका मोटिव था, और अब जब दुनिया बना के बेच रही है तो आप कह रहे नहीं, इसमें मैं टैक्स लूंगा। भाई किस बात का टैक्स लेगा? तो इसी तरह जब अफगान जिहाद वाला टाइम था, जब व्हेन लॉट ऑफ मनी वाज फ्लडिंग इन, वी कुड हैव मेड यूज़ ऑफ दैट मनी इनटू पोरिंग इट इनटू एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, लेकिन मकसद से पर्सनल गेन्स था। सबने अपने अपने प्लॉट बनाए, अपनी अपनी जायदादें ली दुनिया में और निकल लिए। क्या लेके गए दुनिया से? खाली हाथ, कफन में जेब नहीं होती, लेकिन वही ना, सोच छोटी ना, छोटा मुल्क, छोटे लोग, छोटी सोच, तो सोच ही नहीं बड़ी। कौम का कभी किसी ने सोचा ही नहीं। सो हमें बस इसमें हमेशा लगा के रखा कि भाई हमारी ही वजह से दुनिया चलती है और हमारी ही वजह से ये हुआ था या वो हुआ था वगैरह वगैरह। आई डोंट नो मैन। सो अब ये रच बस गया है। आप जुम्मे के खुतबे सुन लें तो उसमें भी मौलवी साहब यही कह रहे होते हैं कि हमारी हाँ में दुनिया की हाँ है और हमारी पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। पैसे हैं नहीं मुल्क के पास, हमें इधर उधर, इट्स वेरी शेमफुल। हम एक 24 करोड़ का मुल्क हैं और हम चंद बिलियंस के लिए, जो कि हमारे बहुत सारे लोग आराम से जनरेट खुद कर सकते हैं, हम चंद बिलियंस के लिए कभी चाइना, कभी सऊदी, कभी UAE। यार, मी एज अ पाकिस्तानी आई फील वेरी शेमफुल। मैं अभी दोहा में था और मैं, मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट था। मैंने उनको बोला कि भाई मेरी फ़्लाइट, दुनिया का रूल है कि अगर आपकी 8 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट है तो आपको वो ट्रांजिट वीज़ा मिलता है। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला भाई होटल लेकर आओ, पैसा खर्च करो, ऐसे नहीं देंगे। काहे की उम्मा यार आपकी, आपका साथ ही का मुल्क है, वो देता ही नहीं है आपको। खैर, वीज़े हमें मिलते ही नहीं है कहीं के। कीनिया का, हमें बर्किना फासो का भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। कभी नाम सुना है इस मुल्क का? ठीक है, फिर लेकिन हम कहते हैं दुनिया हमसे चलती है। पासपोर्ट तो हमारा कहीं चलता नहीं है, दुनिया चल रही है हमसे। तो बस ये किस्से कहानियाँ हैं। अगेन, ये किसी के फ़ायदे में था कि कौम को इसी तरफ लगा के रखो, और उसी में जब आप अगले को इतना हाइटेंड इमोशंस पे ले जाओ ना, तो वो कहता है मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं है, मैं पहले ही टॉप पे हूँ। तो आपको टॉप पे यहाँ से कर दिया कि भाई जन्नत भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, ये सब तो बेकार है। तो जब बोल दिया ये सब बेकार है तो फिर आप बोलोगे नहीं मेरी गली साफ़ करो या मेरा गटर साफ़ करो या बारिश में पानी क्यों भरता है। या मैं आज भी अपने पुराने मोहल्ले में जाता हूँ, मुझे लगता है मैं 95 में पॉज करके गया और आज अभी आके प्ले कर दिया, वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि जब आपने लोगों को यहाँ से हाइटेंड कर दिया तो बोलेगा मुझे चाहिए नहीं गटर। खैर है, गटर है तो क्या है, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं वी आर द बेस्ट। तो दुनिया में ऐसे ही होता है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। वही कोलंबिया जहाँ पे बोगोटा, जहाँ मेडीन, जहाँ पे पाब्लो एस्कोबार ने बेड़ा गर्क किया हुआ था, आप आज जाके मेडीन वॉकिंग टूर लगा लें, आप देख लें वो सड़कें, वो गलियाँ, सफाई देख लें, नफासत देख लें, और यहाँ देख लें आप। मगर वही वाली बात है, हम बेस्ट हैं। जब आप बेस्ट हो आपको कुछ करना ही नहीं है, और वैसे भी हम वैसे काम चोर हैं, हमें वैसे भी कुछ नहीं करना। तो यही वजह है जो रस घोल के हमें पिलाया गया है, यही वजह है कि हम
नेशनलिज्म में भी दुनिया में बिल्कुल ही यूनिक है। और यही चीज़ आप जैसे आपने राइटफुली कहा कि अगर इफ़ इट्स अ पंजाबी प्रॉब्लम तो इंडिया के पंजाब में क्यों नहीं है। सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट वो अलग चीज़ है और वो सब में भी वो भी यूनानिमस नहीं है या वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना भी है वो ज़्यादातर कनाडा में ही दिखता है। खैर या जैसे आपने कहा कि पश्तून्स भी हैं, अफ़गानिस्तान में भी तो है ना पश्तून, तो उनमें क्यों नहीं है। तो ये हमारा बाउंड्री का इशू है, तो इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। लेकिन वही वाली बात है ना, खाम ख्याली और ख्याली पुलाव में मज़ा आता है कि आप कुछ भी आंखें बंद करके सोच लो, मज़ा ही आता है। तो ये भी हमें मज़ा आता है ये सोच के कि यार दुनिया, वो कितने थंबनेल नज़र आते ना, बाइडन की नींदें उड़ गई, ऐसा करारा जवाब दिया, ट्रम्प की नींदें हराम हो गई। अबे ट्रम्प के वीज़ा के लिए तुम लाइन लगा के खड़े हो, 1.5 साल बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। अमेरिका का वीज़ा आप अप्लाई करें, आपकी अपॉइंटमेंट 1.5 साल बाद की आएगी और आप कह रहे हो ट्रम्प की नींदें हराम हो गई। यार कहाँ रहते हो यार। मगर देखो वही वाली बात है ना, नशों में मज़ा आता है। जो लोग चर्स का नशा करते हैं, हीरोइन का नशा करते हैं, आइस का करते हैं, शराब का करते हैं, इट गिव्स यू प्लेजर। तो ये भी एक नशा है कि आपकी सराउंडिंग कुछ और कह रही है लेकिन आप दिमाग में कुछ और हो, मज़ा आ रहा है यार। तो ये नशे लगाए हुए हमें, टीके लगाए हुए और भर भर के लगाए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। सो या मज़ा आता है हमें इन चीज़ें सोच के। सो हासिल वसूल इसका कुछ भी नहीं है, फजूल की बहस है और अपने आप को वो खुश करने वाली बात है और कुछ नहीं है। खुद लज्जती है ये, एक तरह की मेंटल मास्टरबेशन है और कुछ भी नहीं। हासिल वसूल उसका कुछ भी नहीं। सो खैर दिस इज़ अ प्रॉब्लम, आई होप वी गेट पास्ट इट। इंटरनेट लोगों को सिखा ही रहा है, इसीलिए इंटरनेट पे भी कदगनें लगाई जा रही हैं कि लोग 4 बातें ना समझ लें कहीं आगे पीछे से। सो यही वजह है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है जो दैट कैन इम्प्रूव यू इवन मेंटली या फाइनेंशियली, क्रिप्टो बैन है, 4 पैसे बन सकते हैं। खैर उसकी भी एक डिबेटेबल बात है। एक बात कह रहा हूँ मैं, यह जैसे फ्रीलांसिंग है, 4 पैसे बना सकते हैं ना, लेकिन ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनाएंगे कि यहाँ पेपैल आ जाए तो कोई और अमीर ना हो, बस चंद लोगों के पास ही इस मुल्क में पैसा रहे। यहाँ पे पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो या ताकि एलीट रहे, वो आपको कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल ऐसे ही किया जा सकता है आपको रिलीजन का डोज दे के। सब ने अपने अपने मौलवी रखे हुए हैं, वो आपको कह रहे हैं नहीं अमीरों को तो नींद ही नहीं आती, अमीर तो नींद की गोली के बगैर सो ही नहीं सकता। सब झूठ है। जितना नरम बेड अमीर का होता है ना, होटल वाला, कभी सोए हो अच्छे होटल के बेड में, कैसी नींद आती है, तो उनके भी बेड ऐसे ही हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी ईंट पे ही सर रख के सो और बोलो क्या शुक्र करो, उसको तो नींद ही नहीं आ रही है, तो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, एंग्जाइटी की गोलियां खाते हैं अमीर। तो ये बस मंजन दिए हुए हैं और आगे इन्होंने लगाया हुआ है ताकि आप रिवोल्ट ना कर सको अपने फैक्ट्री मालिक के अगेंस्ट कि इसको तो नींद ही नहीं आती होगी, मैं ठीक हूँ अपनी झुग्गी में। सो या ये रूलिंग एलीट इसी तरह ऑपरेट करती है। सो यस, दिस इज़ जस्ट अ पावर डायनामिक्स एंड करप्टिंग द माइंड सो दैट वी कैन बी रूल्ड effectively, और it seems to be working sadly. So yeah. So खैर ये थी आज की एपिसोड और आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल on patreon.com/ganjiswag. I would look forward to your feedback and I will see you soon. Khudafis.